तो आइए अब हम बात करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के बारे में। मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया था सबसे स्टार्टिंग में, मैं उसके हिसाब से चल रही हूँ। तो अब आता है हमारा टॉपिक कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो कॉन्करेंसी क्या होती है? बेसिकली एक डेटाबेस है आपके पास, उस डेटाबेस में एट अ टाइम मोर देन वन यूज़र्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, या आपका कुछ अपडेट वगैरह करना है तो मोर देन वन यूज़र्स कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आती है कॉन्करेंसी में। ठीक है, कॉन्करेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटाबेस का। आपको समझ आ रहा होगा कि एक बहुत ही बड़ा एक डेटाबेस है, तो ऑब्वियसली उसको मोर देन वन यूज़र एक टाइम पे एक्सेस करना चाहिए। तो कॉन्करेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं, बट फिर भी टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल और टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, ये जो दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये इसके हमको थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे लिए ये दोनों प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस कभी कभी आ सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी देंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतने क्वेश्चंस नहीं हैं, फिर भी टू फेज लॉकिंग और उसके हैं, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत वर्किंग समझ आनी चाहिए कि डेटाबेस कॉन्करेंसी कैसे प्रोवाइड करता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? अलाउ कॉन्करेंट शेड्यूल बट एंश्योर द शेड्यूल्स आर व्यू और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड आर रिकवरेबल। ठीक है, तो इनका क्या काम होता है? एंश्योर करना कि हम अपना कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी लूज ना करें। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो शेड्यूल्स है वो कैसे सीरियलाइजेबल होते हैं ना। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है कि एंश्योर करता है कि आपके जो शेड्यूल्स है वो कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबल हों और रिकवरेबल भी हों। रिकवरेबल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेटाबेस का, जो डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। रिकवरेबिलिटी के बारे में हम आगे इसके बाद और पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे कॉन्करेंसी कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। तो दो प्रोटोकॉल्स में सबसे पहला प्रोटोकॉल है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, 2PL बोलते हैं इसको जनरली। तो इसमें क्या होता है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, टू फेज लॉकिंग। ठीक है, तो लॉक होता है इसमें और दो फेजेस होते हैं। तो पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉक के बारे में। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ लॉक प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है रीड और शेयर्ड लॉक, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये S स्टैंड्स फॉर शेयर्ड। ओके, राइट एंड एक्सक्लूसिव लॉक, दिस X स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव। तो कहीं भी अगर आपको, जैसे मान लो एक डेटा आइटम है X, यहाँ पे से अगर X पे मुझे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, X पे मुझे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं लेके आऊँगी शेयर्ड लॉक। बट अगर मुझे उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं लेके आऊँगी एक्सक्लूसिव लॉक। ठीक है, हाँ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पे, ये वाला। इसमें देखो क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड लॉक्स के बारे में मुझे दिया हुआ है। ठीक है, एक्वायर्ड ऑलरेडी है मेरे पास, ऑलरेडी एक शेयर्ड लॉक है और एक एक्सक्लूसिव लॉक है, और मुझे मान लो शेयर्ड चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए। ये चार अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं मेरे पास, कि आपके पास ऑलरेडी एक शेयर्ड लॉक है, आपको एक और शेयर्ड लॉक चाहिए, या ऑलरेडी शेयर्ड है, आपको एक्सक्लूसिव चाहिए। ऐसे टाइप के सिनारियोज मैंने बनाए हैं। तो ये टिक और क्रॉस का ये मतलब है कि मान लो एक डेटा आइटम है A, ठीक है, यहाँ पे हमारा A डेटा आइटम है, इसमें मेरे पास ऑलरेडी एक शेयर्ड लॉक है। शेयर्ड लॉक क्या करता था? रीड। ठीक है, तो मान लो ये ट्रांजैक्शन T1 है, ठीक है, इस T1 के पास A का शेयर्ड लॉक है, मतलब T1 जो है वो A को रीड कर रहा है। अगर आपके पास शेयर्ड लॉक है तो आप राइट नहीं कर सकते, आपको राइट के लिए एक्सक्लूसिव लॉक लाना ज़रूरी है। तो T1 के पास मान लो अभी शेयर्ड लॉक है, दैट इज़ रीडिंग वाला। तो T2, क्या T2 उस ही डेटा आइटम को, सेम डेटा आइटम है यहाँ पे ध्यान रखना A, उस डेटा आइटम को फिर से रीड कर सकता है? रीड क्यों कर सकता है बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं लॉक ऑफ S की बात कर रही हूँ, दैट इज रीड। तो अगर ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन के पास मेरा A पे रीड लॉक है, तो दूसरा ट्रांजैक्शन रीड लॉक ले सकता है? आप खुद सोचो, अगर दो ट्रांजैक्शन साइड बाय साइड रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या कभी उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद वैसे ही देखो, अगर मेरे पास शेयर्ड लॉक है और मुझे किसी को राइट कराना है, ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है? जहाँ पे एक ऑपरेशन आपका राइट प्रेजेंट हो। अलग अलग ट्रांजैक्शंस है मेरी, T2, ये दोनों T1 है, वो दोनों T2 है। ठीक है, T1 के पास मान लो, सॉरी, T2 के पास ऑलरेडी लॉक्स है और T1 को लॉक्स चाहिए, है ना। सेम डेटा आइटम पे ऑपरेट हो रहा है, अलग अलग ट्रांजैक्शन है, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है? जहाँ पे एक भी राइट ऑपरेशन हो। तो यहाँ पे देखो ये सारे में क्रॉस है। ठीक है, इसका आप रियल टाइम एग्जांपल सोचो, मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से मेरे पास एक बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, मेरा एक जॉइंट अकाउंट है मेरी मम्मी के साथ। तो उस जॉइंट अकाउंट में मैं भी पैसे डाल सकती हूँ, मेरी मम्मी भी डाल सकती है, राइट। तो मान लो हम लोग दोनों को एट अ टाइम बैलेंस रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस रीड करना है हमें। तो क्या मैं और वो साथ में रीड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वही बेसिकली यहाँ पे शेयर्ड लॉक है। अगर मैं ऑलरेडी बैलेंस रीड कर रही हूँ तो मेरे साथ जिसका जॉइंट अकाउंट है वो भी रीड कर सकता है ना उसको। यहाँ पे सिर्फ रीडिंग की बात हो रही है, मैं सिर्फ बैलेंस चेक कर रही हूँ अपना। ठीक है,
अगर मान लो मैं उस टाइम पे बैलेंस रीड कर रही हूँ और उसी टाइम पे किसी और ने, जिसका मतलब मेरे साथ जिसका जॉइंट अकाउंट है, उन्होंने डिपॉजिट किया या कुछ विड्रॉ किया, ठीक है, तो बैलेंस मेरा चेंज हो जाएगा। तो मैं जो रीड कर रही हूँ वो वैल्यू मेरी, वो डेटा मेरा गलत हो गया, है ना। तो इसीलिए अगर ऑलरेडी कोई उस चीज़ को रीड कर रहा है तो कोई और आके उस चीज़ को अपडेट नहीं कर सकता एट अ टाइम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर शेयर्ड लॉक ऑलरेडी है मेरा, शेयर्ड मतलब रीडिंग लॉक, तो कोई और आके वहाँ पे ये एक्सक्लूसिव राइट लॉक नहीं डाल सकता, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका डेटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। सेम अदर वे अराउंड, मान लो कि ये ट्रांजैक्शन राइट कर रहा है, अभी मैं उस अपने अकाउंट से कुछ विड्रॉ कर रही हूँ और उसी टाइम पे कोई और आके जिसका जॉइंट अकाउंट है वो रीड करना जा रहा है, तो वो डेटा गलत हो जाएगा ना। तो मतलब डेटाबेस को भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं क्या दिखाऊं, पहले वाला दिखाऊं या अभी वाला, है ना। तो यहाँ पे वो भी चीज़ आ गई कि अगर ऑलरेडी ये वाला लॉक प्रेजेंट है तो रीड लॉक उसको अभी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। और सबसे लास्ट ये वाला, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। देखो, दो लोग हैं, दोनों का जॉइंट अकाउंट है, दोनों एक साथ विड्रॉ, अब मैं एटीएम में गई, वो भी वहाँ से लॉक कर रहे, वो भी वहाँ से विड्रॉ कर रही है, मैं भी वहाँ से विड्रॉ कर रही हूँ। हम लोग दोनों के पास 500 रुपीज़ था, वो भी 500 निकालने गई, मैं भी 500 निकालने गई। तो ऐसे आप करोगे तो बैलेंस मतलब हो सकता है उस टाइम पे आपका दिक्कत हो जाए आपको कि वो -200 हो जाए, मतलब -500 हो जाए, या ऐसा कुछ भी दिक्कत आ सकती है ना। दो लोग एक बार में एक ही साथ विड्रॉ तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये वाला लॉक होता है। अगर कोई एक ट्रांजैक्शन मेरे डेटा आइटम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा अभी आके उसमें राइट नहीं परफॉर्म कर सकता, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑलरेडी शेयर्ड लॉक है तो आप शेयर्ड लॉक दे सकते हो, उसके अलावा तीनों केसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बेसिक पीएल में, ठीक है। बेसिक पीएल में क्या होता है, मैंने बताया लॉक्स के बारे में बात हो गई। अब आते हैं फेजेस के बारे में। तो यहाँ पे बोल रहा है 2 फेज, ठीक है। तो 2 फेज से आपको क्लियर होता है कि हमारे पास 2 फेजेस हैं। तो क्या क्या फेजेस हैं वो, सबसे पहला है ग्रोइंग फेज, ओके। ग्रोइंग फेज क्या बोलता है, न्यू लॉक्स आर एक्वायर्ड, ठीक है। जो भी हमारे ट्रांजैक्शन में, आपके ट्रांजैक्शन को पहले से पता होता है कि मेरे को ए डेटा आइटम चाहिए, बी डेटा आइटम चाहिए, जो भी चाहिए। तो ए में अगर उसको रीड ऑपरेशन करना है तो क्या चाहिए होगा, उसको शेयर्ड लॉक चाहिए होगा, ठीक है। बी पे राइट करना है तो उसको ये लॉक चाहिए होगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को पता होता है उसको कौन सा लॉक चाहिए, तो उस हिसाब से ग्रोइंग फेज में वो लॉक्स को एक्वायर करता है ताकि वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज होता है श्रिंकिंग फेज, ठीक है। श्रिंकिंग फेज इज बेसिकली एक बार आपने लॉक एक्वायर कर लिया, आप उस लॉक्स को रिलीज करोगे। तो बेसिक, इसका जो बेसिक पीएल है, इसका ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ ये होता है ग्रोइंग फेज, और ये है हमारा श्रिंकिंग फेज। ये जो पॉइंट होता है टॉप ऑफ द माउंटेन, इसको बोलते हैं लॉक पॉइंट। लॉक पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ इस पॉइंट पे आके मुझे जितने भी लॉक्स चाहिए थे मैंने सारे के सारे एक्वायर कर लिए। मुझे अभी हमारे जो करेंटली रनिंग ट्रांजैक्शन है उसमें जो जो लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे के सारे मैं एक बार में एक्वायर करूँगी ग्रोइंग फेज में, और फिर एक साथ सबको रिलीज़ करूँगी। देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि एक बार आप ग्रोइंग फेज कंप्लीट कर लिया, ग्रोइंग फेज में सबसे पहली बात, नो लॉक्स आर रिलीज्ड, ठीक है। याद रखना ये चीज़, ग्रोइंग फेज में यहाँ पे ऐसा है, नो लॉक्स आर रिलीज्ड। सिर्फ और सिर्फ आप न्यू लॉक्स एक्वायर करोगे, कोई भी लॉक को रिलीज नहीं करोगे, ठीक है। रिलीज अगर आप एक बार करना स्टार्ट कर दिए तो आप श्रिंकिंग फेज में आ गए। और श्रिंकिंग फेज में ये होता है कि एग्जिस्टिंग लॉक्स आर रिलीज्ड, नो न्यू लॉक इज एक्वायर्ड। मतलब जैसे मान लो कि आप कुछ गेम खेलने जा रहे हो, तो गेम खेलने से पहले आप क्या करते हो कि जो भी उसके लिए सामान लगेगा आप एक बार ला के रखते हो, फिर आप गेम खेलना स्टार्ट करते हो ना। तो वैसे ही समझ लो इसको कि ग्रोइंग फेज में क्या होता है, मुझे जितना भी सामान चाहिए अपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए, मैं सारा का सारा लॉक उस डेटा आइटम का उठा के यहाँ पे ले आऊँगी, ठीक है। फिर मेरा जैसे ये सारा काम खत्म हो जाएगा मैं पहुंच जाऊंगी लॉक पॉइंट पे, ओके। द पीक इज लॉक पॉइंट। उसके बाद मैं अपना ट्रांजैक्शन परफॉर्म करूंगी जो भी मुझे करना है। उसके बाद मैं श्रिंकिंग फेज में जाऊंगी। श्रिंकिंग फेज में मैं 1 बाय 1 सारे लॉक्स को रिलीज करूंगी। इसके बाद आप बीच में नहीं बोल सकते कि अरे मुझे वो भी चाहिए था, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। वंस यू गो टू लॉक पॉइंट यू ओनली गो डाउन द श्रिंकिंग फेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है 2 फेज लॉकिंग। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ग्रो करते हो श्रिंक करते हो। ग्रो में क्या होता है, लॉक्स एक्वायर करते हो, श्रिंक में आप लॉक्स को रिलीज करते हो, ठीक है। तो ये जो होता है ये इंश्योर करता है, इसके फीचर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली भी कभी कभी पूछ सकता है आपको। तो इसका सबसे पहला फीचर है, इट इंश्योर्स व्यू और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल
इन ऑर्डर दे रीच द लॉक पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो T1 T2 दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस है मेरे पास। मैं इसका एग्जांपल इसके बाद दूंगी तो और क्लियर होगा आपको कि कैसे वो लॉक पॉइंट फेज पे पहुंच रहे हैं। तो दो है मेरे पास ट्रांजैक्शंस। अब मैं मान लो T1 के सारे पहले लॉक एक्वायर कर ली और फिर मैं T2 के सारे लॉक एक्वायर करी, ठीक है। फिर मैं T1 का ऑपरेशन परफॉर्म करके T1 को मैंने श्रिंक कराया, फिर T2 का ऑपरेशन परफॉर्म करके T2 को श्रिंक करा दिया। तो पहले कौन पहुंचा लॉक पॉइंट पे? T1, ठीक है। बाद में कौन पहुंचा? T2। तो इसका ये मतलब है इन ऑर्डर दे रीच द लॉक पॉइंट, मतलब जिसका लॉक पॉइंट पहले आया वो पहला है। मतलब मैंने लास्ट टाइम जो शेड्यूल्स पढ़ाए थे आपको, जो ऐसे हम लिखते थे, तो अगर T1 पहले पहुंचा लॉक पॉइंट पे तो T1 जो है वो T2 के पहले आएगा, ठीक है। ये आपका सीरियल शेड्यूल, ये आपका शेड्यूल है विच इज व्यू और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। हाँ, और बेसिक पीएल जो होता है ये बहुत ही बेसिक इंप्लीमेंटेशन है पीएल का, तो इससे पुअर कंकरेंसी हो सकती है। क्यों हो सकती है आप खुद सोचो। मैं एक बार में सारे के सारे लॉक ले रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं दूसरे वाले ट्रांजैक्शन को भी बोल रही हूँ कि तुम भी एक बार में सारे लॉक ले लो, और एक बार मैंने लॉक ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैं ये 3 केसेस में ऐसा हो रहा है कि कोई और उस लॉक को ले ही नहीं सकता। तो बेसिकली अगर मान लो T1 ही मेरा ये दोनों एक्सक्लूसिव लॉक को लेके बैठ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी आगे T2 के लिए, ठीक है। तो ये पुअर कंकरेंसी तो हुई ना, मैं एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हूँ। सेकेंड इज कास्केडिंग रोल बैक। हाँ, ये भी होगा इसमें। इररिकवरेबल शेड्यूल एंड डेडलॉक। ओके, सो डेडलॉक कैसे आएगा इसमें ये बात करते हैं। जैसे मान लो T1 और T2 हैं, ठीक है। मुझे T1 में X और Y दो डेटा आइटम्स एक्सेस करना है, T2 में भी दो डेटा आइटम्स एक्सेस करना है, ठीक है। अब मान लो T1 जो है वो X पे मेरा ये लेके बैठ गया, कौन सा? एक्सक्लूसिव लॉक। वैसे T2 जो है वो Y पे एक्सक्लूसिव लॉक लेके बैठ गया, तो मैं क्या करूँगी? अब T1 जो है वो T2 का वेट कर रहा है कि ये लॉक रिलीज करेगा, और ये वेट कर रहा है कि मैं ये लॉक रिलीज करूंगा। पर ये क्या बोलता है बेसिक पीएल कि जब तक मुझे सारे लॉक नहीं मिल जाते तब तक मैं ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करूंगा, तब तक मैं श्रिंकिंग फेस में जाऊंगा ही नहीं। श्रिंकिंग फेस मतलब लॉक रिलीज करूंगा ही नहीं। तो ये X को लेके बैठ गया, ये Y को लेके बैठ गया, ठीक है। ये वेट कर रहा है X का, ये वेट कर रहा है Y का, ठीक है। तो ऐसे डेडलॉक का डेफिनेशन तो यही होता है ना कि आप कुछ एक रिसोर्स लेके बैठे हो और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हो। सिमिलरली आपके जो पैरेलली प्रोसेस है वो एक रिसोर्स लेके बैठा है, वो दूसरे का वेट कर रहा है, तो यहाँ पे डेडलॉक भी आ सकता है। तो ये बेसिक पीएल का इम्प्लीमेंटेशन था। इसमें आपने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ लॉक क्या होते हैं और जो 2 फेजेस होते हैं लॉकिंग के वो कैसे वर्क करते हैं। इसका ये देखो, ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस है ना। तो धीरे धीरे जब हम और टाइप्स ऑफ ये पढ़ेंगे 2PL, 3 टाइप्स का 2PL होता है, तो उसके अंदर आप धीरे धीरे ये चीज़ को बेटर करते जाओगे। तो हम बात कर रहे थे 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के बारे में। मैंने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो समझाया। एक थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, 2 फेज और लॉकिंग, ठीक है। तो लॉकिंग सबसे पहली बात 2 टाइप का होता था, शेयर्ड एक्सक्लूसिव। 2 फेजेस मतलब ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ऐसी शेड्यूल लिखा है, सीरियल शेड्यूल। ये T1 T2 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखो आप। ट्रांजैक्शन मस्ट एक्वायर अ रीड और शेयर्ड लॉक बिफोर एनी रीड ऑपरेशंस। ऑब्वियस ही बात है कि अगर उसको रीड ऑपरेशन करना है तो उसे रीड लॉक लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एट ए टाइम मोर देन 1 ट्रांजैक्शन कैन एक्वायर दिस। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर शेयर्ड है तो वहाँ पे टिक था, याद है आपको। तो वो टिक का ये मतलब है कि मोर देन 1 ट्रांजैक्शन कैन हैव अ शेयर्ड लॉक। शेयर्ड का मतलब ही वही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है, ट्रांजैक्शन मस्ट एक्वायर अ राइट और एक्सक्लूसिव लॉक बिफोर एनी राइट ऑपरेशन, ठीक है। कोई भी राइट ऑपरेशन के पहले उसको एक्सक्लूसिव लॉक लेके आना पड़ेगा, तभी वो उस पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और वो एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव मतलब फॉर 1 ट्रांजैक्शन ओनली, एट ए टाइम ओनली 1 ट्रांजैक्शन कैन एक्वायर दिस, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो अगर T1 क्या क्या ऑपरेशन कर रहा है, रीड ए राइट बी, बस। तो रीड ए और राइट बी के लिए उसको कौन कौन से 2 लॉक्स चाहिए होंगे, शेयर्ड लॉक ऑफ ए एंड एक्सक्लूसिव लॉक ऑफ बी, है ना, ठीक है। और वैसे बी T2 क्या कर रहा है, सेम ऑपरेशंस कर रहा है, रीड ऑफ ए एंड राइट ऑफ बी। तो रीड ऑफ ए के लिए उसको शेयर्ड लॉक ऑफ ए चाहिए, राइट ऑफ बी के लिए उसको एक्सक्लूसिव लॉक ऑफ बी चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं वो कैसे हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने देखो लॉक एक्वायर किया ए के लिए, शेयर्ड लॉक ऑफ ए एक्वायर किया और मैंने ए को रीड कर लिया, ठीक है। देखो ट्रांजैक्शन 2 फेज में होता था, ग्रोइंग और श्रिंकिंग। तो सबसे पहला जो ग्रोइंग फेज होता है, ग्रोइंग में मैंने क्या बोला था, लॉक्स आर एक्वायर्ड, राइट।
एंड श्रिंकिंग फेज में क्या होता है, लॉक्स आर रिलीज्ड। है ना। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने शेयर्ड लॉक एक्वायर किया, ठीक है, तो हमारा ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो गया। अब मैंने रीड ऑफ ए किया, ठीक है, मैं जब यहाँ पे आऊँगी T2 पे तो देखो शेयर्ड लॉक है, तो क्या T2 ए का शेयर्ड लॉक एक्वायर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, अगर ऑलरेडी एक्वायर्ड है T1 के पास शेयर्ड लॉक, तो दूसरा उस पर शेयर्ड लॉक एक्वायर बिल्कुल कर सकता है एक्वायर, ठीक है। तो ये फिर रीड किया इसने, शेयर्ड लॉक है तो यहाँ पे सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम राइट नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ तक सही है। अब मैं देखो यहाँ पे आ रही हूँ, अब इसने क्या किया, एक्स मतलब एक्सक्लूसिव और बी मतलब बी डेटा आइटम पे, तो इसने क्या किया कि बी डेटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक लेके आ गया वो, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव लॉक लेके आया तो क्या करेगा वो, राइट ऑपरेशन करेगा, है ना, उसको राइट करना था इसलिए वो एक्सक्लूसिव लॉक लेके आया। तो यहाँ पे मैंने राइट भी परफॉर्म कर दिया। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे जब राइट ऑफ बी परफॉर्म करना है, तो अगर मैं यहाँ पे अनलॉक नहीं करूँगी तो ये जो मेरा T2 है ये कभी W ऑफ B को लेके ही नहीं आ पाएगा, है ना। क्यों नहीं लेके आ पाएगा, देखो अगर मैं ये अनलॉक नहीं करती, यहाँ पे चूँकि रीड था तो इट्स ओके, बट चूँकि यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक है तो मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी T2 मेरा उस लॉक को एक्वायर करके राइट करेगा B पे, है ना। तो यहाँ तक इसने फिर अनलॉक कर दिया बी को। अब यहाँ पे इसका लॉक चालू हुआ, इसने राइट भी किया और इसने बी को अनलॉक कर दिया। अब इसने ए को भी अनलॉक कर दिया कि मेरा काम हो गया, मैं अनलॉक कर रहा हूँ, और अब सबसे आखिरी में T1 ने भी ए को अनलॉक कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसा फेसिस था इसका। देखो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वंस वो यहाँ देखो T1 ने यहाँ से अनलॉक चालू किया, तो एक बार वो अनलॉक चालू कर देगा, वो कभी दोबारा लॉक नहीं एक्वायर कर सकता। सबसे पहला पॉइंट ग्रोइंग फेज, ठीक है। इसका मतलब जब वो अनलॉक करना स्टार्ट करेगा तो वहाँ से उसका श्रिंकिंग फेज चालू हुआ, और एक बार आप श्रिंकिंग फेज जाते हो तो आप सिर्फ नीचे ही आओगे, आप दोबारा लॉक नहीं एक्वायर कर सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो बेसिकली ऐसा समझो कि लॉक अनलॉक ऐसा इंटरवीन नहीं हो सकता, एक बार में पूरा लॉक करो और एक बार में पूरा अनलॉक करो। ये होता है टू फेज लॉकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बार में लॉक और एक बार में अनलॉक, है ना। वैसे यहाँ पे भी देखो इसने एक बार में लॉक लिया, फिर ये एक बार अनलॉक करना स्टार्ट किया, तो ये सिर्फ अनलॉक ही करेगा। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो मैंने लॉक पॉइंट का बताया था कि लॉक पॉइंट के हिसाब से हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल डिसाइड करते हैं, सॉरी सीक्वेंस ऑफ व्यू और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल डिसाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो लॉक पॉइंट किसका पहले आ रहा है। देखो ए क्या किया, T1 ने क्या किया, यहाँ लॉक लिया और यहाँ से ये अनलॉक करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ से T1 का अनलॉक स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली देखो ये ग्रोइंग फेज होता है, ये श्रिंकिंग फेज होता है। तो ये जो ग्रोइंग फेज है ये T1 का यहाँ पे ख़त्म हो गया, है ना, और ये अनलॉक यहाँ से स्टार्ट होगा। अनलॉक स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कि ये जो है अब श्रिंकिंग फेज में आ गया। कौन आ गया, T1 जो है वो श्रिंकिंग फेज में आ गया। इसका मतलब T1 लॉक पॉइंट पे पहले पहुंचा होगा, तभी वो श्रिंक करना पहले स्टार्ट कर रहा है। मेरा जो T1 है वो पहले यहाँ पे लॉक पॉइंट पे पहुंचा, तभी वो पहले श्रिंकिंग फेज में जाना स्टार्ट करेगा। तो T1 जो है वो लॉक पॉइंट पे पहले पहुंचा, तो T1 के बाद आएगा T2, और T2 लॉक पॉइंट पे कहाँ पहुंचा, देखो यहाँ पे वो अनलॉकिंग स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके पहले तक इसने सारे के सारे लॉक एक्वायर कर लिए हैं, तो इसके अनलॉक के पहले वाला जो पूरा होगा वो हमारा होगा ग्रोइंग फेज। जैसे ही अनलॉक स्टार्ट हो गया श्रिंकिंग फेज। तो देखो इसका अनलॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो T1 के बाद आएगा T2। ऐसा हमारा शेड्यूल बन गया इस केस के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम शेड्यूल्स बना सकते हैं लॉक पॉइंट रीच करने के बेसिस पे। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल भी देख लेते हैं एक बार, सिंपल ही है, वो भी कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले मुझे राइट ऑफ बी करना था, तो मैंने एक्सक्लूसिव लॉक ऑफ बी लेके आई मैं, ठीक है। फिर मैं शेयर्ड लॉक ऑफ सी लेके आई, ठीक है। फिर मैं अनलॉक ऑफ बी क्यों करी, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी बी चाहिए, लॉक ऑफ बी चाहिए था, है ना। तो मैंने यहाँ बी को अनलॉक कर दिया, और मैं एक बार अनलॉक कर रही हूँ तो मैं दोबारा लॉक नहीं परफॉर्म कर सकती, याद रखना। तो फिर यहाँ पे T2 पे मैंने एक्सक्लूसिव लॉक ऑफ बी लिया, राइट करके उसको अनलॉक कर दिया, सी को मैंने यहाँ अनलॉक कर दिया। तो देखो इसमें फिर से वही हो रहा है, सबसे पहला अनलॉक यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब T1 का श्रिंकिंग फेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और T2 का श्रिंकिंग फेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लॉक पॉइंट पे कौन पहले पहुँचा, T1। तो T1 के बाद आएगा T2 इस केस में भी, ठीक है।
तो आपको ऐसे शेड्यूल्स लिखने नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि ये शेड्यूल्स आप कैसे बना रहे हो लॉक पॉइंट। आप ये मत देखना कि आखिरी में अनलॉक क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आप देखना पहला अनलॉक कहाँ पे है। सबसे पहला ये है मेरा सबसे पहला अनलॉक, और ये है इसका सबसे पहला अनलॉक। तो जिसका पहले आया वो पहले आएगा, सिंपल सा केस है, ठीक है। और आप ध्यान रखना कि कोई भी मेरा रूल वायलेट नहीं हो। एक बार अनलॉक स्टार्ट हो गया तो सारे अनलॉक होने चाहिए। जो ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेस वाला चीज़ है वो यहाँ पे वायलेट ना हो। और दूसरा ये वाली चीज़ कि अगर मैं राइट कर रही हूँ तो मैं एक्सक्लूसिव लॉक लेके आऊँ, और अगर मैं इसके पास एक्सक्लूसिव लॉक लेके आई हूँ तो ये वाला एक्सक्लूसिव लॉक नहीं ले सकता अनटिल एंड अनलेस ये ट्रांजैक्शंस को अनलॉक करे, है ना, जो मैंने लास्ट टाइम टेबल बनाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है 2PL में। अब इसका देखते हैं कि इसमें डेडलॉक कैसे हो सकता है, छोटा सा है वो, उसके बाद हम इसके टाइप्स पे आएंगे। तो हम बात कर रहे थे बेसिक 2PL की। तो यहाँ पे मैंने डेडलॉक बोला था कि डेडलॉक आ सकता है। तो कैसे आएगा आप देखो। डेडलॉक अगर आपको कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में डेडलॉक बोलता है तो आपके दिमाग में एक ही पिक्चर आनी चाहिए, वो ये होती है, ठीक है। मान लो T1 एक ट्रांजैक्शन है, उसको 2 डेटा आइटम्स चाहिए X और Y, और उन दोनों पे उसको एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए, ठीक है। T1 को राइट ऑफ X करना है और राइट ऑफ Y भी करना है। सिमिलरली T2 को भी राइट ऑफ X भी करना है और राइट ऑफ Y भी करना है। तो हमारा बेसिक PL के पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप सबको लॉक करो या कुछ करो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास। बस एक ही रिस्ट्रिक्शंस है कि वंस आप एक बार सारे लॉक एक्वायर कर लिया आपने और उसके बाद एक बार आप अनलॉक करना स्टार्ट करोगे तो आप सिर्फ अनलॉक ही करोगे, ठीक है। यही एक रिस्ट्रिक्शन है बस यहाँ पे। तो मान लो कि T1 ने X का एक्वायर कर दिया लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक है ना, यहाँ राइट की बात कर रही हूँ मैं। रीड होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, T1 T2 दोनों कर सकते थे। तो एक्सक्लूसिव लॉक T1 ने एक्वायर कर लिया, ठीक है। वैसे ही T2 ने Y के लिए एक्वायर कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लॉक X ऑफ X मतलब एक्सक्लूसिव लॉक फॉर X, और यहाँ पे इसने कर लिया एक्सक्लूसिव लॉक फॉर Y, ठीक है। T2 को क्या चाहिए अब, ठीक है। T2 ने Y एक्वायर कर लिया, T1 ने X एक्वायर कर लिया। इस एरो का मतलब एक्वायर कर लिया, ठीक है। पर T1 को क्या चाहिए था, Y, ठीक है। T1 को वो भी Y पे भी राइट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये X पे राइट कर सकता है, इसके पास लॉक आ गया तो ये ऐसे कर सकता है ना, और ये क्या कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ठीक है। पर अब इसको Y पे भी लॉक परफॉर्म करना, तो ट्रांजैक्शन जो भी था परफॉर्म करना था, T1 को X पे भी करना था। तो देखो मैं ये लॉक कब यूज़ कर सकती हूँ, जब T2 इसको अनलॉक करे। अगर T2 इसको अनलॉक करने जाएगा, ठीक है, अगर ये अनलॉक ऑफ X ऑफ Y किया तो इससे क्या होगा, T2 जो है वो अपना श्रिंकिंग फेस में चला गया, और T2 एक बार श्रिंकिंग फेस में चला गया तो ये X को कभी एक्वायर ही नहीं कर पाएगा, है ना। वैसे ही सिमिलरली यहाँ देखो T1, अगर T1 ने X के लॉक को फ्री कर दिया, ठीक है, तो ये Y इस लॉक को एक्वायर करके ऑपरेशन कर लेगा। तो हम बात कर रहे थे बेसिक 2PL की। तो यहाँ पे मैंने डेडलॉक बोला था कि डेडलॉक आ सकता है। तो कैसे आएगा आप देखो। डेडलॉक अगर आपको कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में डेडलॉक बोलता है तो आपके दिमाग में एक ही पिक्चर आनी चाहिए, वो ये होती है, ठीक है। मान लो T1 एक ट्रांजैक्शन है, उसको 2 डेटा आइटम्स चाहिए X और Y, और उन दोनों पे उसको एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए, ठीक है। T1 को राइट ऑफ X करना है और राइट ऑफ Y भी करना है। सिमिलरली T2 को भी राइट ऑफ X भी करना है और राइट ऑफ Y भी करना है। तो हमारा बेसिक PL के पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप सबको लॉक करो या कुछ करो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास। बस एक ही रिस्ट्रिक्शंस है कि वंस आप एक बार सारे लॉक एक्वायर कर लिया आपने और उसके बाद एक बार आप अनलॉक करना स्टार्ट करोगे तो आप सिर्फ अनलॉक ही करोगे, ठीक है। यही एक रिस्ट्रिक्शन है बस यहाँ पे। तो मान लो कि T1 ने X का एक्वायर कर दिया लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक है ना, यहाँ राइट की बात कर रही हूँ मैं। रीड होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, T1 T2 दोनों कर सकते थे। तो एक्सक्लूसिव लॉक T1 ने एक्वायर कर लिया, ठीक है। वैसे ही T2 ने Y के लिए एक्वायर कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लॉक X ऑफ X मतलब एक्सक्लूसिव लॉक फॉर X, और यहाँ पे इसने कर लिया एक्सक्लूसिव लॉक फॉर Y, ठीक है। T2 को क्या चाहिए अब, ठीक है। T2 ने Y एक्वायर कर लिया, T1 ने X एक्वायर कर लिया। इस एरो का मतलब एक्वायर कर लिया, ठीक है। पर T1 को क्या चाहिए था, Y, ठीक है। T1 को वो भी Y पे भी राइट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये X पे राइट कर सकता है, इसके पास लॉक आ गया तो ये ऐसे कर सकता है ना, और ये क्या कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ठीक है। पर
अब इसको y पे भी लॉक परफॉर्म करना, तो ट्रांजैक्शन जो भी था परफॉर्म करना था, T1 को x पे भी करना था। तो देखो मैं ये लॉक कब यूज़ कर सकती हूँ, जब T2 इसको अनलॉक करे। अगर T2 इसको अनलॉक करने जाएगा, ठीक है, अगर ये अनलॉक ऑफ x ऑफ y किया तो इससे क्या होगा, T2 जो है वो अपना श्रिंकिंग फेस में चला गया, और T2 एक बार श्रिंकिंग फेस में चला गया तो ये x को कभी एक्वायर ही नहीं कर पाएगा, है ना। वैसे ही सिमिलरली यहाँ देखो T1, अगर T1 ने x के लॉक को फ्री कर दिया, ठीक है, तो ये y इस लॉक को एक्वायर करके ऑपरेशन कर लेगा, तो y तो कंप्लीट हो जाए, सॉरी T2 तो कंप्लीट हो जाएगा। पर T1 का क्या, T1 तो यहाँ अपने श्रिंकिंग फेस में आ गया, और एक बार ये श्रिंकिंग फेस में आ गया तो ये कभी y पे लॉक एक्वायर करके इस पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ भी नहीं कर सकते। तो देखो अब ये डेडलॉक में फंस गया, ये इसका वेट कर रहा है, ये इसका वेट कर रहा है, दोनों बोल रहे हैं कि मैं अनलॉक नहीं करूँगा, मैं अनलॉक करूँगा तो मैं दूसरे डेटा आइटम पे राइट नहीं कर पाऊँगा। सो दिस इज़ बेसिकली डेडलॉक। जो आपका बेसिक पीएल होता है वो इसके अगेंस्ट कोई भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसके आगे हम और अच्छे टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स देखेंगे जो 1 by 1 और बेटर आपको परफॉर्मेंस देते जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डेडलॉक का। ऐसे डेडलॉक आ सकता है आपके सिस्टम में, क्योंकि 2PL जो है वो सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन डाल रहा था। अब धीरे धीरे आप इस चीज़ में और रिस्ट्रिक्शंस देखोगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, दैट इज़ कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग और स्टैटिक टू फेस लॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो भी ड्रॉबैक्स थे सबसे पहले बेसिक PL के, वो हम यहाँ पे धीरे धीरे करके हटाएंगे। तो सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो है डेडलॉक। अब खुद सोचो, अगर डेडलॉक पे सिस्टम फंस गया तो ना ही वो आगे बढ़ेगा, ना वो अबॉर्ट होगा, ना कमिट होगा, तो बहुत ही गंदी सिचुएशन हो जाती है वो। सो सबसे पहले हम डेडलॉक हटाएंगे। तो डेडलॉक हटाने के लिए सबसे पहले होता है कंजर्वेटिव 2PL और स्टैटिक 2PL, ठीक है। यहाँ पे बोलता है देयर इज़ नो ग्रोइंग फेस। अच्छा, तो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप लॉक्स, देख लो आप यहाँ पे, ऑल द लॉक्स आर एक्वायर्ड एट द स्टार्ट मतलब ट्रांजैक्शन के स्टार्टिंग पे, नो ऑपरेशन टिल ऑल द लॉक वी नीड इन द ट्रांजैक्शन आर रिक्वायर्ड। इसका ये मतलब है कि देखो आपका जो भी आपको रिसोर्सेज, आपको जो भी लॉक्स लगेंगे आपके थ्रू आउट ट्रांजैक्शन, आप वो सारे के सारे स्टार्टिंग में ही एक्वायर कर लो, ठीक है। और जब तक आपको सारे के सारे लॉक जो भी आपको ट्रांजैक्शन में लगने वाले हैं, अगर वो आपके एक्वायर नहीं हुए तब तक आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे, ओके। नो ऑपरेशन टिल ऑल द लॉक वी नीड इन द ट्रांजैक्शन आर एक्वायर्ड। ट्रांजैक्शन में जितने भी लॉक हमको लगेंगे वो सारे के सारे एक्वायर ना हो जाए तब तक आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेडलॉक फ्रीडम। अब देखो कैसे होगा इससे डेडलॉक फ्रीडम, आप खुद सोचो। जब मेरा लास्ट टाइम मैंने जो एग्जांपल दिया था T1 और T2 दोनों को x और y चाहिए, ठीक है, तो T1 स्टार्टिंग में ही x का भी लॉक ले लेगा, y का भी ले लेगा। जब तक ये दोनों लॉक वो नहीं लेगा तब तक वो कुछ भी राइट ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म नहीं करेगा, है ना। सिमिलरली भी T2, अगर T2 को पहले स्टार्ट होना होगा तो T2 दोनों का लॉक लेगा पहले, उसके बाद ही वो राइट ऑफ वाई कर पाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं कर पा रहा है तो ये एक भी लॉक एक्वायर नहीं करेगा। समझ रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो इसने x पे लॉक एक्वायर किया, अगर इसको y पे लॉक नहीं मिल रहा है तो ये x को भी छोड़ देगा, ठीक है, और ये आगे भी नहीं बढ़ेगा। या तो ये पहले छोड़ देगा या तो ये, दोनों में से कोई एक ना एक को छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, आपका डेडलॉक कभी नहीं आएगा सिस्टम में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कंजर्वेटिव 2PL का। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सारे के सारे लॉक एक बार में एक्वायर हो रहे हैं। हमको क्या क्या करना था, राइट B करना है और राइट A करना है, ठीक है। तो देखो राइट अगर हम कर रहे हैं ना, तो हम अगर एक्सक्लूसिव लॉक ले आए राइट A पे तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हम शेयर्ड लॉक भी लेके आए। इसका ये मतलब है कि अगर आप एक्सक्लूसिव लॉक लेके आ रहे हो तो आप दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट B और रीड भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, A और B दोनों का लॉक ले आ रही हूँ, क्योंकि मुझे A और B दोनों पे राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, तो मैं A और B दोनों का लॉक ले आ रही हूँ। तो अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है इस पॉइंट से कि हमने शेयर्ड लॉक बनाया ही क्यों जब एक्सक्लूसिव लॉक से दोनों कर सकते हो आप। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे मैं रीड राइट दोनों कर रही हूँ तो ये लॉक लाना ठीक है, पर अगर मुझे सिर्फ रीड करना होता, ठीक है, तो ये लॉक लाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लॉक क्या करता है कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव लॉक लेके बैठा हुआ है तो दूसरा ट्रांजैक्शन एक्सक्लूसिव लॉक नहीं ले सकता, है ना। तो इसीलिए हमने शेयर्ड लॉक्स बनाए थे ताकि हम रीड ऑपरेशन साइमल्टेनियसली दो परफॉर्म कर सके, क्योंकि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है हमारा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले
ए ने दोनों लॉक ले आया, उसको दोनों लॉक चाहिए ए और बी पे एक्सक्लूसिव लॉक, T1 ने दोनों लॉक लेके आ गया। अब T1 ने अपना परफॉर्म किया, अब T1 ने यहाँ पे अनलॉक किया, तो ही ये यहाँ पे लॉक कर सकता है ना। इसने यहाँ पे लॉक एक्वायर किया, इसको और कोई लॉक चाहिए ही नहीं, तो ये डायरेक्टली जो भी परफॉर्म करेगा अनलॉक करके आखिरी में दोनों कमिट हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, इसको बी और ए दोनों पे चाहिए था, तो इसने यहीं पे दोनों के दोनों लॉक ले आए। वैसे T2 को सिर्फ ए पे काम करना था, वो यहीं स्टार्टिंग में ही अपने स्टार्टिंग में उसने लॉक ले आया सीधा, और उसको थ्रू आउट कोई और लॉक नहीं चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे इसको बी भी या सी या कुछ भी और चाहिए होता तो यहीं पे वो लेके आ जाता। ठीक है, उसके बाद ही कुछ भी ऑपरेशन, यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होता है, दिस इज योर ऑपरेशन राइट, ये रीड राइट, तो ये तभी स्टार्ट होगा जब सारे के सारे आपके लॉक एक्वायर हो जाए। तो नो ग्रोइंग फेज। तो आप खुद सोचो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। दिस इज योर श्रिंकिंग फेस। यहाँ पे कोई भी मैं ये वाली चीज़ डाल ही नहीं रही हूँ, है ना, यहाँ पे कुछ भी ग्रोइंग फेस नहीं है, डायरेक्ट आप लॉक पॉइंट पे रीच करोगे और श्रिंकिंग फेस पे आओगे। तो अब यहाँ पे आप देखो लॉक पॉइंट क्या होगा। लॉक पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे आप सारे के सारे लॉक एक्वायर कर लो। वंस यू स्टार्ट एन ऑपरेशन, इसका मतलब आप लॉक पॉइंट पे पहुँच गए हो। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अनलॉक जो पहले स्टार्ट कर रहा है वो पहले श्रिंकिंग फेस स्टार्ट करेगा, तो लॉक पॉइंट भी वो पहले पहुँचा होगा, तो इसका शेड्यूल क्या बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो सारे के सारे लॉक जो पहले एक्वायर कर लिया, जिसने पहले ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब वो लॉक पॉइंट पे पहुँच गया। क्योंकि क्या हो रहा था कि जब तक आपको सारे लॉक ना मिले आप कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हो, है ना। तो वंस यू स्टार्ट एन ऑपरेशन, इसका मतलब आपको सारे लॉक मिल चुके हैं। सारे लॉक मिल गए मतलब लॉक पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे T1 ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब इसको लॉक्स मिल गए हैं सारे, तो T1 पहले लॉक पॉइंट पे पहुंचा, तो T1 के बाद आएगा T2। ये है हमारा कंजर्वेटिव 2PL। कंजर्वेटिव 2PL के और ये फीचर्स है, इसको याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली पूछ सकता है कि कंजर्वेटिव 2PL क्या इंश्योर करता है क्या नहीं करता है। तो इंश्योर डेडलॉक फ्रीडम, इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, तो हमारा बेसिक PL भी दे ही रहा था, तो ये तो देगा ही क्योंकि इसका बेटर वर्जन है ना ये। तो ऐसा तो नहीं कि आप एक चीज़ हटा रहे हो तो दूसरा कम कर दोगे। तो फिर डेडलॉक फ्रीडम कैसे दे रहा है वो मैंने समझाया। तीसरा था मे लीड टू इररिकवरेबल एंड कास्केडिंग रोल बैक, है ना। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे, क्योंकि आप कमिट करने की और रीड राइट वाली अभी बात मैं कर ही नहीं रही हूँ, कमिट इसने लास्ट में किया है ना। तो फिलहाल मैंने जो एग्जाम्पल लिखा वैसे हाँ ये वाला तो नहीं है, इसमें रिकवरी हो सकती है, बट फिर भी जो स्टैटिक 2PL है वो कभी भी ध्यान नहीं देता इस चीज़ के बारे में कि रीड राइट हम किस वे में परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ इट मे लीड टू इररिकवरेबल एंड कास्केडिंग रोल बैक्स। तो अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, वो है स्ट्रिक्ट PL। तो अब हम आते हैं सेकेंड टाइप में जो कि है स्ट्रिक्ट PL। सॉरी दिस इज 1.2, है ना। तो स्ट्रिक्ट PL, तो अब यहाँ पे ये क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करेगा देखते हैं हम। सबसे पहले ये होता क्या है वो डिफाइन करेंगे हम। एक्सक्लूसिव लॉक विल नॉट बी रिलीज टिल कमिट। अच्छा, इसका ये बोलने का मतलब है, अब देखो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला जो रिकवरेबल वाली बात आ गई थी कि रिकवरेबल नहीं है, तो वो क्यों नहीं था, क्योंकि अभी तक हम कोई भी कमिट करने की बात नहीं, या कमिट करने पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे थे कि जो राइट पहले हुआ वो पहले कमिट होगा या ऐसा सब। पर अब स्ट्रिक्ट PL में आप एक कंडीशन लगा दे रहे हो कि जब तक कमिट ना हो जाए तब तक एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसके ये फीचर्स हैं, बट पहले वर्किंग समझ लेते हैं इसकी कैसे होती है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि आपको जो भी आइटम चाहिए, ठीक है, अगर आपको शेयर्ड लॉक चाहिए आप शेयर्ड लॉक एक्वायर करोगे, और ये शेयर्ड लॉक के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक पे कंडीशन डाल रहा है हमारी। तो शेयर्ड लॉक को आप कभी भी रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है, आपने शेयर्ड लॉक एक्वायर किया आप शेयर्ड लॉक रिलीज़ कर सकते हो। पर जो एक्सक्लूसिव लॉक है वो ये बोल रहा है कि एक्सक्लूसिव लॉक कमिट होने तक रिलीज़ नहीं होंगे। तो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि शेयर्ड लॉक जो है वो अनलॉक होंगे और एक्सक्लूसिव लॉक कमिट होंगे। इसका देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे आपने ट्रांजैक्शन T1 लिया और ट्रांजैक्शन T2 है, अगर आप उसमें एक्सक्लूसिव लॉक लगा रहे हो ए पे, और अगर आपने कुछ ऑपरेशन किया राइट ऑफ ए, एंड इफ़ यू कमिट दिस, अगर आप ये चीज़ कमिट कर दे रहे हो तो क्या होगा, आपको इसको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप अनलॉक हो जाता है। कमिट होने पे ये चीज़ होती है कि जो भी लॉक्स एक्वायर्ड थे वो सारे के सारे अपने आप रिलीज़ हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वो यही चीज़ बोलता है कि जो भी एक्सक्लूसिव लॉक है उसको आप कमिट करो, ना कि अनलॉक करो।
तो ये होता है स्ट्रिक्ट पीएल का। इसका नाम स्ट्रिक्ट पीएल क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल गारंटी करता है, इसका नाम यहाँ से आया स्ट्रिक्ट शेड्यूल। देखो अब स्ट्रिक्ट शेड्यूल कैसे होगा, आप कमिट करने के बाद ही यहाँ पे कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक तो कमिट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप किए उसके बाद ही आप लॉक ऑफ ए ले सकते हो और आप यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो इसका मतलब कि राइट कमिट होने के बाद ही दूसरा ऑपरेशन राइट परफॉर्म कर रहा है ना। तो इसका मतलब स्ट्रिक्ट शेड्यूल में क्या था कि आप कोई भी राइट ऑपरेशन करते हो उसके बाद आपको कमिट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप रीड या राइट कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसा था स्ट्रिक्ट शेड्यूल। देखो यहाँ पे हमेशा स्ट्रिक्ट शेड्यूल आएगा, क्योंकि वंस आपने एक लॉक एक्वायर किया, आप उसको अनलॉक ना करके सीधा कमिट ही कर रहे हो, है ना, और कमिट कर रहे हो उसके बाद ही यहाँ पे ये चीज़ लॉक के बाद ही वो राइट करेगा। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, शेयर्ड लॉक जो है वो अनलॉक होता है और एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो कमिट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शेयर्ड लॉक्स में बी रिलीज बट नॉट एक्सक्लूसिव लॉक्स। एक्सक्लूसिव लॉक रिलीज नहीं होंगे, वो सीधा के सीधा कमिट हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया। डेडलॉक में अगर इसमें डेडलॉक आ सकता है कि ये एक लॉक लेके बैठा है, ये एक लॉक लेके बैठा है, अब दूसरा कुछ चाहिए हमको तो हम नहीं ले पाएंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। सीरियलाइजेबिलिटी तो गारंटी करते ही हैं टू फेज लॉकिंग वाले। अब ये डायग्राम एक बार समझते हैं हम। ग्रोइंग फेज का मतलब आप एक बार में सारे के सारे देखो, ये जो स्ट्रिक्ट 2PL है ना, ये 2PL का ही एक एक्सटेंशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक सारे लॉक एक्वायर होंगे उसके बाद ही अनलॉक होना स्टार्ट होगा, वो सारी कंडीशंस तो यहाँ पे फॉलो होगी ही, बट उसके अलावा हम एक एक एडिशनल कंडीशंस भी डाल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसके डिफरेंट टाइप्स बने। तो ग्रोइंग फेज ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे आप लॉक्स एक्वायर करोगे, आपको शेयर्ड लॉक एक्वायर करना है या एक्सक्लूसिव कुछ भी करना है आप यहाँ पे करोगे। जो यहाँ है ना लॉक पॉइंट पे जाओगे, फिर आपका आएगा पार्शियल श्रिंकिंग फेज। इसको मैं पार्शियल क्यों बोल रही हूँ और ये डॉटेड क्यों है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड को अनलॉक करोगे, है ना। और जैसे ही आपका ये शेयर्ड अनलॉक हो गया तो आप आखिरी में यहाँ जाके अगर आपने कमिट कर दिया तो आपके अपने आप एक्सक्लूसिव लॉक फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए ये पार्शियल श्रिंकिंग फेज है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड वाले ही लॉक अनलॉक होते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक कभी अनलॉक नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है स्ट्रिक्ट 2PL। स्ट्रिक्ट 2PL क्यों था, क्योंकि स्ट्रिक्ट शेड्यूल देता है आपको। और यहाँ पे मैंने इसलिए पार्शियल श्रिंकिंग फेज बनाया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शेयर्ड लॉक अनलॉक होंगे, एक्सक्लूसिव लॉक तो डायरेक्ट कमिट हो जाएंगे। तो हमको शेयर्ड लॉक का एक्सक्लूसिव लॉक का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कमिट होने पे ही अनलॉक हो जाएगा। सिर्फ शेयर्ड लॉक आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे इसके थर्ड टाइप के बारे में, दैट इज़ रिग्रेस 2PL। तो यहाँ पे क्या होता है, रिग्रेस आपको नाम से लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हार्श होगा ये। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो लॉक इज़ रिलीज्ड टिल ट्रांजैक्शन इज़ अबॉर्टेड और कमिटेड। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था स्ट्रिक्ट वाले में कि हमारे जो शेयर्ड लॉक्स थे वो अनलॉक हो रहे थे, पर जो राइट वाले थे वो डायरेक्टली कमिट हो रहे थे। यहाँ पे ये बोल रहा है एक्सक्लूसिव, इसने ये एक्सक्लूसिव जहाँ पे वर्ड जो लिखा था ना इसने वो हटा दिया, इसने बोला कि नो लॉक इज़ रिलीज्ड। अच्छा, ये शेयर्ड लॉक पे भी कंडीशन डाल दे रहा है कि पहले हम वो रिलीज़ कर सकते थे, पर अब ये बोल रहा है कि वो भी रिलीज़ मत करो, डायरेक्टली आप एक ट्रांजैक्शन को कमिट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने जो लास्ट टाइम पार्शियल श्रिंकिंग फेज बनाया था वो क्यों बनाया था, क्योंकि आप शेयर्ड लॉक को रिलीज़ कर सकते थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको डायरेक्ट कमिट करना है। तो आप सारे के सारे लॉक को एक्वायर करोगे, है ना, और सीधा के सीधा ट्रांजैक्शन को आप कमिट कर दोगे। और मैंने बोला जैसे ही आप कमिट करते हो आपको लॉक्स देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लॉक है उसको अनलॉक क्या करूँ, कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है, सारे के सारे लॉक कमिट होने पे अनलॉक हो जाते हैं अपने आप ही, है ना। तो यहाँ पे वो होगा, इसमें होगा डेडलॉक में अगर, हाँ बिल्कुल हो सकता है कि आप लॉक एक्वायर कर रहे हो तो आप लॉक पे कोई कंडीशन नहीं डाल रहे हो, अगर ग्रोइंग फेज पे कोई कंडीशन अगर आप नहीं डाल रहे हो तो डेडलॉक बिल्कुल आ सकता है ना। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लास्ट टाइम भी मैंने ग्रोइंग फेज पे कोई कंडीशन नहीं डाली थी, मैंने सिर्फ श्रिंकिंग फेज पे डाली थी, तो इसलिए वहाँ पे भी आ रहा था कि मेरा डेडलॉक में अगर। स्ट्रिक्ट शेड्यूल हाँ होगा ही, क्योंकि लास्ट टाइम जब स्ट्रिक्ट 2PL था उसका ये और एडवांस्ड फॉर्म है, जब वो ही हमको स्ट्रिक्ट शेड्यूल दे रहा था तो ये तो देगा ही, है ना, क्योंकि ये भी यही बोल रहा है कि अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो उसके बाद कमिट करने के बाद ही मैं रीड या राइट करूँगा, है ना। और ये तो बोल रहा है कि रीड या राइट करने के तुरंत बाद कमिट करने पर ही आप नेक्स्ट लॉक पे जा सकते हो, है ना। तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल तो यहाँ पे गारंटी हो गई। हाँ, लास्टली यही पॉइंट है कि आप अनलॉक मत करो, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन को कमिट करके ख़त्म कर दो सीधा। तो यहाँ पे ग्रोइंग फेज नहीं होगा, सीधा लॉक पॉइंट होगा और वो कमिट हो जाएगा।
तो ये 3 टाइप के हमारे टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स थे। अब इसके बाद जो सेकेंड मेथड होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल का, हम वो पढ़ेंगे, दैट इज़ टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। ठीक है, बिफोर मूविंग अहेड टू टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, एक 2016 का क्वेश्चन है जो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, एक बार उसको ट्राई करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, सपोज अ ट्रांजैक्शन की एक्सेस फॉर राइट रीड ऑपरेशंस अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स O0 to ON, दिस इज़ डन इन द फॉलोइंग मैनर। 3 स्टेप्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि आपका प्रोटोकॉल इनमें से क्या गारंटी करेगा। सो देखो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट्स बोल रहा है ना, दिस इज़ बेसिकली डेटा आइटम्स हमारे, राइट। ठीक है, तो देखो टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल है जो राइट रीड ऑपरेशन के लिए कुछ डेटा आइटम्स को एक्सेस कर रहा है, और वो किस मैनर में कर रहा है हमें वो दिया हुआ है, तो मैनर देखते हैं हम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, T1 एक्वायर्स द लॉक, T1 एक्वायर्स एक्सक्लूसिव लॉक टू O1 to ON। देखो अगर इस फॉर्म में ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि T1 पहले, सबसे पहले T जो ट्रांजैक्शन है हमारा, यहाँ पे T दिया हुआ है, तो T ट्रांजैक्शन सबसे पहले यहाँ का एक्सक्लूसिव लॉक O1 का एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर करेगा, फिर वो O2 पे जाके एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर करेगा, फिर O3 पे एक्सक्लूसिव, एंड अप टू OK। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दी हुई है हमें, फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा। सेकेंड बोला है कि द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, एंड थर्ड ऑल द लॉक्स आर रिलीज्ड, दिस इज रिलीज्ड, ओके, ऑल द लॉक्स आर रिलीज्ड। तो आप खुद सोचो इस केस में ये आपको लग रहा है क्या देख के कि कंजर्वेटिव 2PL का एक या फिर बेसिक 2PL का एक एडवांस फॉर्म है। देखो बेसिक 2PL क्यों बोल रही हूँ मैं, बेसिक 2PL में क्या होता था कि सारे लॉक आप एक्वायर करोगे और उसके बाद आप रिलीज़ करोगे। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि सारे लॉक एक्वायर कर रहे हो, आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं और उसके बाद आपके लॉक्स रिलीज़ हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे लॉक पॉइंट आया, ये आपका श्रिंकिंग फेस, ये आपका ग्रोइंग फेस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये एक एडवांस फॉर्म है, बोल सकते हो आप बेसिक 2PL का। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो भी आपका बेसिक 2PL होता है वो हमेशा आपको सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करता ही है, तो ये आपका सीरियलाइजेबल होगा, है ना। तो सीरियलाइजेबल वाली चीज़ होगी। अब सेकंड चेक करते हैं डेडलॉक फ्रीडम। तो देखो डेडलॉक फ्रीडम के लिए सबसे अच्छी कंडीशन जो मैंने आपको समझाई थी, मैंने क्या बोला था, आपके दिमाग में एक डायग्राम आना चाहिए कि यहाँ पे जैसे T1 है और यहाँ पे T2 है, एक ने X को एक्वायर करके रखा है, एक ने Y को एक्वायर करके रखा है, इसको ये चाहिए और इसको ये चाहिए। तो बेसिकली ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं सर्कुलर वेट कंडीशन ना। सर्कुलर वेट मतलब एक सर्कल में हम सब वेट कर रहे हैं, मैं अगर किसी एक का वेट कर रही हूँ, वो किसी और का, और ऐसे एक सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो सर्कुलर वेट एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है डेडलॉक की। बट अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो T1 हो रहा है वो लॉक कैसे एक्वायर कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, लाइक O0, O2, O3। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप पहले O2 एक्वायर करके फिर O1 पे जा रहे हो, है ना। तो ये एक सीक्वेंस में लॉक एक्वायर कर रहा है, तो ये कभी भी सर्कुलर वेट में नहीं फंसेगा। ठीक है, और अगर सर्कुलर वेट कंडीशन नहीं आएगी तो डेडलॉक भी आपका कभी प्रेजेंट नहीं होगा। डेडलॉक तभी प्रेजेंट होगा जब सर्कुलर वेट आपका आएगा किसी केस में। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो T1 एक्वायर कर रहा है लॉक को, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, वो ये बोल रहा है कि T1 एक सीक्वेंस में लॉक एक्वायर कर रहा है। कैसे सीक्वेंस में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन अप टू K आइटम उसके पास N थे, उसको सिर्फ K का काम है, तो वो 1 बाय 1 एक्वायर कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और फिर लॉक्स को रिलीज कर रहा है। तो देखो जैसे मान लो 2 ऑपरेशन है T1 T2, तो जो T1 है अगर उसने 1 एक्वायर किया फिर वो 2 एक्वायर करेगा, 3 करेगा, अप टू K करेगा। अब ये T2 डायरेक्टली 2 से स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको भी स्टार्ट करना होगा 1 से। तो जब ये 1 पे स्टार्ट करने जाएगा ना, तो ये देखेगा कि ये ऑलरेडी एक्वायर्ड है 1 के पास, है ना, और ये एक्सक्लूसिव लॉक से है ना। ऐसा तो नहीं कि हम शेयर करा सकते हैं दोनों के बीच, ये एक्सक्लूसिव लॉक है। तो T2 जो है वो 1 कभी एक्वायर ही नहीं कर पाएगा, और वो 1 नहीं करेगा तो वो 2 कैसे करेगा, क्योंकि इसको तो इस ऑर्डर में मूव करना है ना। तो ये 2 भी नहीं कर पाएगा, 3 भी नहीं कर पाएगा, तो ये सारे के सारे लॉक किसको मिलेंगे, T1 को। तो T1 सारे K लॉक लेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड देन इट विल अनलॉक, एंड उसके बाद फिर T1 ये वाली चीज़ के बाद फिर T2 हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लॉक करेगा, थर्ड को करेगा, अप टू K करेगा, जो भी उसको करना है, देन इट विल परफॉर्म ऑपरेशन,
है ना, ये ऐसा होगा क्योंकि ये ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले आप फर्स्ट लॉक एक्वायर करोगे, सेकंड करोगे और उसके बाद के तक जाओगे, है ना। तो ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। और अगर ऐसा कोई सीक्वेंस फॉलो होता है तो कभी भी सर्कुलर वेट की कंडीशन नहीं आती है, तो डेडलॉक से फ्रीडम मिलेगा हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी एंड डेडलॉक फ्रीडम। हाँ, वैसे ये सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या था, गारंटी नाइदर सीरियलाइजेबिलिटी नॉट डेडलॉक फ्रीडम। ये तो गलत है, दोनों कर रहा है हमारा। गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी बट नॉट डेडलॉक फ्रीडम, ये भी गलत है क्योंकि डेडलॉक मिल रहा है, मतलब डेडलॉक फ्रीडम मिल रहा है हमें। गारंटीज डेडलॉक फ्रीडम बट नॉट सीरियलाइजेबिलिटी, ये भी गलत है। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। तो अगर आपको बेसिक 2PL की डेफिनेशंस पता होंगी तो आप वर्कआउट कर सकते हो कि ये काम कैसे करता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल की, वो है होता है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। तो टाइम स्टैम्प से आपको क्या समझ आता है कि टाइम का स्टैम्प, बेसिकली यही मतलब है उसका। तो इसमें क्या होता है, टाइम स्टैम्प जैसे मान लो कि कोई भी किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो सिस्टम क्लॉक यूज़ करके या तो काउंटर यूज़ करके, कैसे भी कर सकते हैं। तो सिस्टम क्लॉक से मान लो तो इसमें क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन एंड डेटा आइटम आर प्रोवाइडेड विद अ टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो इसका मतलब समझाती हूँ मैं आपको। देखो, जैसे ट्रांजैक्शन है मेरा T1 और एक है T2। मान लो कि T1 सुबह के 10 बजे at 10 AM हमारे सिस्टम में एंटर कर रहा है, डेटाबेस में एंटर कर रहा है, और जब T2 एंटर कर रहा है तो 11 AM हुआ है। ठीक है, तो 10 को T1 को हम एक टाइम स्टैम्प दे देंगे, लेट्स से 10, और T2 का टाइम स्टैम्प हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे टाइप से एक टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली डेटा आइटम्स को भी हम टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करते हैं, पर पहले हम ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज T ऑफ J है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ टाइम स्टैम्प ऑफ T ऑफ I मेरा कोई भी ट्रांजैक्शन है और T ऑफ J भी मेरा ट्रांजैक्शन है, अगर मेरा टाइम स्टैम्प ऑफ T ऑफ J ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ T ऑफ I होगा, इसका मतलब है कि TJ इज़ यंगर देन TI एंड TI विल रन फर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब समझो अब। मान लो जो TI है वो सुबह के 10 बजे आया है, तो इसका टाइम स्टैम्प हो गया 10, और TJ जो है वो 11 बजे आया है, तो इसका टाइम स्टैम्प हो गया 11। तो आप खुद सोचो इन दोनों में से यंगर कौन है। यंगर मैं किस सेंस में बोल रही हूँ कि कौन डेटाबेस में नया नया आया है। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ये सुबह 10 बजे से बैठा है। मान लो अभी करेंटली टाइम हो रहा है 12 बज रहे, ठीक है, 12 है ना, अभी 12 बज गए, ये दोनों, ये 10 बजे से आया था, ये 11 बजे आया, तो ये जो है ये 2 घंटे से बैठा है। लाइक इसका एज हो गया 2 आवर्स, इसका एज हो गया 1 आवर, है ना। तो ऑब्वियसली ये आपका यंगर है, TJ इज़ यंगर देन TI, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एज, ऑब्वियसली जो पहले पैदा होता है उसकी एज अभी के टाइम पे ज़्यादा, मतलब वो उसकी एज बड़ी है ना, तो जो बाद में पैदा होता है वो यंगर होता है ना। तो बाद में पैदा होने वाले का ईयर, बर्थ ईयर, लाइक 2000 ईयर में जो पैदा हुआ है और 1998 में जो पैदा हुआ है, इसका भले इसका ईयर बड़ा है, पर ईयर बड़ा है का ये मतलब है कि ये यंगर है ना। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, बहुत ही ऑब्वियस है, बस थोड़ा ध्यान रखना इसमें। हाँ, तो इसके बाद ये TJ जो है मेरा यंगर है, और अगर मेरा TI बड़ा है तो ऑब्वियसली आप उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे और उसको आप पहले रन कराओगे। बस आपका टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल फिलहाल ये बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन मेरा पहले से आके बैठा हुआ है हम उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है कि जो पहले 10 बजे से आया मैं उसको पहले रन कराना चाहूँगी एज़ कम्पेयर टू जो 11 बजे आया है। ठीक है, तो ये बात हो गई ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प्स की। अब आते हैं डेटा आइटम्स के टाइम स्टैम्प पे। तो एक डेटा आइटम है A, ठीक है, इसके अंदर 2 टाइम स्टैम्प्स होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है रीड। ठीक है, तो राइट टाइम स्टैम्प क्या बताता है, ये ऐसा लिखा रहेगा, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ A। ठीक है, A डेटा आइटम है हमारा, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि टाइम स्टैम्प ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच मोस्ट रिसेंटली रोट A। इसका मतलब कि देखो, अब ये जो A है ये डेटा आइटम है, ठीक है, इसको मोर देन 1 ट्रांजैक्शन T1 है, T2 है, T3 है, सब लाइन से बैठे हुए हैं इस पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जब मान लो T1 का 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, ठीक है, तो A को सबसे पहले T1 ने आके राइट किया, तो जो T1 का राइट टाइम स्टैम्प है ना वो 10 हो जाएगा। फिर मान लो T2 आके इसको राइट किया तो ये 20 हो जाएगा, फिर T3 किया तो 30 हो जाएगा। बेसिकली मोस्ट रिसेंटली ट्रांजैक्शन दैट रोट A वो होगा राइट टाइम स्टैम्प ऑफ A। ठीक है, उसका खुद का नहीं, ये टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन ही होता है। ठीक है, पर हम मार्क करके रखते हैं A पे कि A का राइट टाइम स्टैम्प ये है, मतलब A को लास्ट टाइम जिस ट्रांजैक्शन ने राइट किया था वो ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है 30।
ठीक है। तो और टाइम स्टैम्प हमेशा यूनिक होता है, एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन आएगा, ऐसा नहीं कि 10 टाइम स्टैम्प 2 का हो जाए, है ना, हमेशा यूनिक होता है टाइम स्टैम्प हर एक ट्रांजैक्शन का। तो अगर आपको ये 30 मिल रहा है तो आप इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ T3 ने लास्ट टाइम ए को लिखा था। सिमिलरली राइट का भी वही कॉन्सेप्ट है, टाइम स्टैम्प ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच मोस्ट रिसेंटली रेड ए को जिसने लास्ट टाइम रेड किया था उसका होगा नया टाइम स्टैम्प। अब देखो ये मैंने जो लिखा दिस चेंजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप खुद सोचो, मैं यहाँ पे जो चीज़ बोल रही हूँ कि जो भी मेरा ओल्डर ट्रांजैक्शन होगा वो पहले रन करेगा, तो ओल्डर वाले का टाइम स्टैम्प कम होगा, है ना। तो ए का राइट टाइम स्टैम्प है, मान लो वो पहले 0 हुआ, फिर वो ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि यंगर ट्रांजैक्शन ही इसके बाद आ सकता है और यंगर ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प बड़ा होता है, यंगर वाले का टाइम स्टैम्प बड़ा होता है ना। तो वही इसको राइट करेगा। अब लेट्स से 5 वाला कोई आके राइट करेगा तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बढ़ेगा। टाइम स्टैम्प ऑफ अ डेटा आइटम इंक्रीजेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, चेंजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी। और इसके बाद हाँ यहाँ पे देखो लॉकिंग का कोई सिस्टम नहीं है, हम कोई भी डेटा आइटम को लॉक करके नहीं रख रहे कि मैं ही इसको एक्सेस करूँगा या ऐसा कुछ, तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं आएगा। डेडलॉक कब आता है, जब आप एक आइटम को लॉक करके बैठो, किसी और को वो एक्सेस करने ना दो और दूसरा आइटम का वेट करो, है ना। यहाँ पे वैसा कुछ लॉकिंग का सिस्टम नहीं है तो डेडलॉक नहीं आएगा। और ये हम करते क्यों हैं, टू एंश्योर कि हमारा जो कॉन्करेंसी है वो बढ़ता रहे, कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये, तो कॉन्करेंसी हमारी बढ़े प्रोग्राम में। और दूसरा देखो ये सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करता है हमारा, कैसे करता है, क्योंकि देखो ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्टिंग रीड राइट ऑपरेशन अकर अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प। हमेशा आपका जो रीड राइट ऑपरेशन होगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था वो सारे ऑपरेशन आपके टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग होंगे। तो हमेशा देखो जैसे T1 का टाइम स्टैम्प 10 है, इसका 11 है, तो हमेशा ये जो है ये इसके बाद ही होगा, ये इसके बाद ही होगा। तो कभी भी आपका T1 और T2 के बीच में साइकिल फॉर्म नहीं होगी, हमेशा T1 से T2 की तरफ ही जाएगा, क्योंकि T1 इज ओल्डर देन T2, है ना। तो जो भी ओल्डर है आप उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, उसको आप पहले एग्जीक्यूट करने बोलोगे, और T2 के जितने भी ऑपरेशन है वो T1 के बाद ही होंगे हमेशा, कभी भी हम T2 से वापस T1 की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि वो हमेशा हमको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स प्रोवाइड करेगा। तो ये होता है टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद 2 टाइप के टाइम स्टैम्प्स होते हैं, स्ट्रिक्ट और दूसरा होता है बेसिक, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, दैट इज़ बेसिक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखो जो भी आपका TI है, आपका ट्रांजैक्शन है, वो 2 टाइप की रिक्वेस्ट कर सकता है, या तो रीड या तो राइट। तो दोनों की ये अलग अलग कंडीशंस हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं रीड वाली चीज़, ठीक है। तो रीड वाली चीज़ में क्या बोल रहा है कि अगर TI हमारा जो ट्रांजैक्शन है, इफ़ इट रिक्वेस्ट फॉर अ राइट ऑपरेशन ऑन आइटम Q, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे राइट टाइम स्टैम्प ऑफ राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q, डेटा आइटम Q, एंड टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन जो अभी राइट करना चाह रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि हर एक जो भी डेटा आइटम होता है उसका एक टाइम स्टैम्प होता है, और वो कैसे इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, वो चेंज होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये आपका जो भी आप ट्रांजैक्शन अभी कर रहे हो उसका टाइम स्टैम्प है, ठीक है। अगर राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q बड़ा है तो ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। लेट्स से Q मेरा एक डेटा आइटम है, उसमें 10 वैल्यू है, ठीक है, और इसका जो राइट टाइम स्टैम्प है यहाँ पे ये 20 है, ठीक है। और अभी जो हमारा ट्रांजैक्शन आया TI, ठीक है, उसका टाइम स्टैम्प 10 है, ठीक है। तो देखो इस 10 और 20 का क्या मतलब है, ये मान लो 10 बजे आया, ये शाम के 4 बजे आया, जितने बजे भी आया, ठीक है। तो ये वाली चीज़, ये जो राइट टाइम स्टैम्प है ये क्या बताता है कि मेरे Q को सबसे लेटेस्ट, सबसे रिसेंटली कौन से ट्रांजैक्शन ने राइट किया था, है ना। राइट टाइम स्टैम्प चेक करो तो कौन से ट्रांजैक्शन ने राइट किया था। तो 20 का ये मतलब है कि Q को सबसे रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन ने राइट किया था जिसका टाइम स्टैम्प है 20, ठीक है। और अभी जो हमारा नया ट्रांजैक्शन आ रहा है उसका टाइम स्टैम्प है 10, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो 20 है ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और बड़ी वैल्यू का ये मतलब है कि 20 जो है वो यंगर है, ठीक है। और एक बार अगर कोई यंगर ऑपरेशन ने राइट कर दिया तो कोई ओल्डर ऑपरेशन, पुराना ऑपरेशन आके उसको दोबारा नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है कि अगर आप सुबह 10 बजे आए हो और कोई शाम को 4 बजे आ रहा है, ठीक है,
तो आप अपना जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप कर लो, ठीक है। फिर एक बार अगर 4 बजे वाले ने कर दिया तो अब दोबारा 10 बजे वाले को मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का एक ऑर्डर फॉलो करता है कि टाइम के हिसाब से वो ऐसे डिक्रीज हो, ठीक है, तभी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बनेगा ना। अगर आप ऐसा भी अलाउ कर दोगे तो ये साइकिल नहीं बन जाएगी, आप खुद सोचो। इसीलिए सिर्फ एक ही तरफ अलाउड होता है कि जो भी यंगर ट्रांजैक्शन है वो हमेशा नया राइट करेगा, ठीक है। ओल्डर वाले को पहले उसका टाइम मिलेगा, ओल्डर वाले को जो करना है वो कर ले। एक बार यंगर ने कर दिया तो दोबारा ओल्डर नहीं कर पाएगा कुछ। तो अगर राइट टाइम स्टैम्प बड़ा है क्यू का, इसका मतलब यंगर वाले ने ऑलरेडी यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करके जा चुका है यंगर वाला, तो अब कोई ओल्डर वाला आके नहीं परफॉर्म कर सकता। तो उस केस में टी.आई. मस्ट रोल बैक, ठीक है। रोल बैक करके अब देखो, आप बोलोगे कि ये तो गलत हो गया, इसको करना था नहीं कर पाया, तो अब ये क्या करेगा, रोल बैक होने के बाद इसके पास ऑप्शन है कि ये एक नए टाइम स्टैम्प के साथ फिर से सिस्टम में घुसे। तो अब नया जो टाइम स्टैम्प होगा, लेट्स से इसका 6 PM हुआ, ठीक है। तो अब ये इससे भी यंगर हो गया, तो अब ये जाके क्यू को राइट कर सकता है। तो वही चीज़ मैंने सेकंड टाइम पे लिखी है। अगर टीएस का टाइम स्टैम्प ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट टाइम स्टैम्प है तो ऑपरेशन इज अलाउड। इसका मतलब कोई यंगर ट्रांजैक्शन चाह रहा है कि मैं क्यू पे लिखूं, तो वो चीज़ हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ फिर से समझाने की ज़रूरत है, मैं एक बार समझा देती हूँ। देखो अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपका ट्रांजैक्शन जो रीड करना चाह रहा है उसका टाइम स्टैम्प 20 है और जो आपका डेटा आइटम है उसका 10 है। इसका मतलब कोई एक ओल्डर ट्रांजैक्शन मेरे डेटा आइटम को राइट करके गया है। अब कोई यंगर आ रहा है तो मैं अलाउ करूँगी। हमेशा याद रखना, यंगर अलाउड होता है, ओल्डर नहीं अलाउड होता है, ठीक है। बस ये बेसिक चीज़। अब एक और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखो कि जब मैं रिक्वेस्ट फॉर रीड ऑपरेशन कर रही हूँ तो मैं राइट टाइम स्टैम्प चेक कर रही हूँ। ऐसा क्यों? मैं रीड टाइम स्टैम्प क्यों चेक नहीं कर रही हूँ? क्योंकि देखो आपका काम है कॉन्फ्लिक्ट हटाना। तो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब वन ऑफ देम इज राइट। अगर मैं रीड और रीड ही चेक करूँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, उसमें यंगर ओल्डर कुछ नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं कभी। बट कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन, है ना। इसीलिए जब मैं रीड है तो मैं राइट चेक कर रही हूँ, है ना। ये रीज़न है इसका। अब सेकंड आते हैं, जब टीआई जो है वो रिक्वेस्ट करेगा राइट ऑपरेशन के लिए। तो अभी मैंने क्या बोला, कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब वन ऑफ देम इज राइट। तो यहीं पे अगर ये राइट हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे रीड के साथ भी हो सकता है और राइट के साथ भी हो सकता है। इसलिए इस केस में मैं दोनों चेक करूँगी इस केस में मैं दोनों चेक करूँगी, ना कि इसमें मैंने सिर्फ राइट चेक किया था। तो अब इसमें दोनों चेक करेंगे तो आप देखो कि हाँ सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे भी सेम वही रीज़न है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम दोनों का दोनों चेक कर रहे हैं, राइट भी और रीड भी। अगर दोनों, और यहाँ पे और कंडीशन है, अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ भी अगर यंगर ट्रांजैक्शन करके जा चुका है, टीआई मस्ट रोल बैक, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट टाइम स्टैम्प के साथ रीड टाइम स्टैम्प भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रीड टाइम स्टैम्प भी छोटा है, जैसे 5, 10 है और यहाँ पे 20, इसका मतलब 20 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। अगर दोनों से बड़ा हुआ तो हम ग्रांट करेंगे। अगर ये किसी एक से भी छोटा हुआ, जैसे लेट्स से ये 8 हो गया, तो ये जो है ये इससे छोटा है ना, मतलब राइट नया यंगर ट्रांजैक्शन करके जा चुका है, तो ये नहीं अलाउड होगा, ठीक है। या तो अगर ये दोनों से ही छोटा हुआ, लाइक 3 हुआ, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं। सबसे ओल्डर था, इसको पहले अपना काम कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो बेसिकली टाइम स्टैम्प आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको स्लॉट्स मिलते हैं। ओल्डर ट्रांजैक्शन को अपना स्लॉट मिलेगा कि तुम भाई इस टाइम पे कर लो। एक बार यंगर ने कर दिया स्टार्ट तो तुम नहीं कर सकते। सिंपल से ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ओल्डर यंगर दोनों को मौका मिलेगा 1 by 1। पहले ओल्डर जाएगा फिर यंगर जाएगा, है ना। ओल्डर पहले जाएगा फिर यंगर जाएगा। एक बार यंगर चला गया, वापस से ओल्डर कभी नहीं जा सकता। तो इससे आपका सर्कुलर वेट भी नहीं बनेगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट भी कभी नहीं आएगा, है ना। तो ये जो होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल देता है हमें, डेडलॉक फ्रीडम भी देता है। पर चूंकि यहाँ पे मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही हूँ रीड राइट ऑपरेशंस में, तो ये इररिकवरेबल शेड्यूल हमें दे सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। ये दोनों इसके एडवांटेजेस हो गए। तो आपको बेसिक टाइम स्टैम्प पे क्या चीज़ें याद रखनी है, जब आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो तो आप रीड टाइम स्टैम्प चेक करो, जब आप राइट कर रहे हो तो आप दोनों चेक करो, ठीक है। और चेक में क्या करोगे, अगर ऑलरेडी एक यंगर ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम पे ऑपरेशन परफॉर्म करके जा चुका है तो ओल्डर को अलाउ मत करो, ठीक है। ओल्डर वाला रोल बैक होगा। और सिमिलरली अगर
जो ट्रांजैक्शन है वो एक यंगर ट्रांजैक्शन है तो यंगर को अलाउड होती है चीज़ें करना, है ना। बस ये इतना ही है। इसके बाद सेकंड आता है इसका स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, अब उसकी बात करेंगे हम। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल की, जिसका नाम है स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। तो लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब मैंने 2PL पढ़ाया था, तो स्ट्रिक्ट जो वर्ड था वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, जब आपका ट्रांजैक्शन स्ट्रिक्ट शेड्यूल अलाउ करता है। तो ये जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग है, इट अलाउज स्ट्रिक्ट शेड्यूल, इट एंश्योर्स स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ओके, कैसे करता है देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी राइट रीड ऑपरेशन विल बी ग्रांटेड ओनली व्हेन राइट ऑफ TS हैज़ कमिटेड और अबॉर्टेड, दैट इज द लास्ट ट्रांजैक्शन दैट रोट X मस्ट कमिट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, लास्ट टाइम आप काफ़ी सारी कंडीशंस चेक कर रहे थे कि राइट टाइम स्टैम्प ऑफ X क्या है और करंट ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कर मतलब उसका टाइम स्टैम्प क्या है, सब चेक करके कौन सा यंगर है कौन सा ओल्डर है और उस हिसाब से आप एक्सेस उसको प्रोवाइड कर रहे थे। पर यहाँ पे ये बोल रहा है आप यंगर ओल्डर कुछ चेक मत करो, बस आप एक चीज़ चेक करो कि जिस भी ट्रांजैक्शन ने लास्ट टाइम राइट ऑफ X किया है, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ X का मतलब क्या होगा, जो भी द मोस्ट रीसेंट ट्रांजैक्शन दैट रोट द वैल्यू ऑफ X, है ना। तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ X वाला जो भी हमारा ट्रांजैक्शन था, अगर वो कमिट हो गया है तो ही आप नेक्स्ट ऑपरेशन करोगे। बेसिकली क्या बोल रहा है ये, कि आपका राइट कमिट होने के बाद ही आप कुछ भी नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। यहाँ पे रीड राइट जो भी होगा वो तभी होगा जब आप राइट वाला कमिट हो चुका है ना। तो बस यही चीज़ बोलता है। तो इससे समझ आ रहा है आपको कि राइट के अगर तुरंत बाद कमिट हो रहा है तो वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है ना। तो इसी तरीके से वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल प्रोवाइड करता है। तो यही था बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में, ये यही सब चीज़ें अलाउ करता है। अब इसके बाद ये एक है इम्पॉर्टेंट रूल है, ये इसको समझते हैं। ये है थॉमस राइट रूल। तो देखो, आप बेसिक जब टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि जब कोई एक यंगर ट्रांजैक्शन ने X की वैल्यू मान लो राइट करी, ठीक है, और जब एक ओल्डर ट्रांजैक्शन वापस उस X में राइट करने जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे, उस ऑपरेशन को रोल बैक कर रहे थे। बट आप खुद सोचो, ऐसे तो हमारा कितने बार रोल बैक होता रहेगा और उस एक राइट के चक्कर में हमारे कितनी सारे नेक्स्ट ऑपरेशन वेस्ट हो जाएंगे। तो थॉमस राइट रूल ने ये बोला कि इफ एन ओल्डर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट राइट इट इज़ इग्नोर्ड। सिंपली देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बेसिक टाइम स्टैम्प है। बेसिक टाइम स्टैम्प में T2 हमारा यंगर ट्रांजैक्शन है, ओके, यंगर, लेट्स से इसका 20 है टाइम स्टैम्प और इसका 10 है, तो ये ओल्डर हुआ, है ना। ये सुबह से आके बैठा है, शाम को आया, तो ये यंग है, वो ओल्ड है ना। तो अब ये यंग वाले ने राइट ऑफ A कर दिया, तो टाइम स्टैम्प ऑफ राइट ऑफ A टाइम स्टैम्प हो गया 20, ठीक है। अब वो 20 के बाद वापस 10 नहीं जा सकता क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है ना। तो 20 के बाद वापस 10 नहीं जा सकता। तो बेसिक टाइम स्टैम्प में क्या होता, अगर आप राइट ऑफ A रिक्वेस्ट करता ना ये, तो ये इसके बाद के ऑपरेशन सब कुछ जैसे ये रिक्वेस्ट होता, ये पूरी चीज़ रोल बैक हो जाती और उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ता नए टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। तो थॉमस राइट रूल ये बोलता है कि ना रोल बैक करने की बजाय सिर्फ एक आपका कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन आ रहा है ना, तो इस ऑपरेशन को इग्नोर करो और बाकी रेस्ट जो भी है आगे का वो परफॉर्म करो। सिंपली दिस विल बी इग्नोर्ड। एक राइट से अगर मुझे दिक्कत आ रही है तो मैं इग्नोर कर दूँ, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यही चीज़ है कि मेरा जो TJ है वो TI से, ये थॉमस राइट रूल का ही है ना, और ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल इसका था। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा TS ऑफ I इज़ लेस देन TS ऑफ J, मतलब ये 20 है, ये 10 है लेट्स से, तो ये वाला यंग है, ठीक है। तो अगर ये TJ ने एक बार ऑपरेशन कर दिया है, राइट ऑफ Q पे कर दिया है, तो इसका जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे राइट ऑपरेशन तो वो इग्नोर हो जाएगा, सिंपली इग्नोर होगा, रोल बैक नहीं होगा, बचे हुए सारे ऑपरेशंस आगे परफॉर्म होंगे। बेसिक टाइम स्टैम्प में क्या हो रहा था, रोल हो रहा था, पर थॉमस राइट में ये वाली चीज़ इग्नोर होती है। तो बस ये इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डेडलॉक के बारे में कि टाइम स्टैम्प तो हो गया हमारा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डेडलॉक कैसे होता है, डेडलॉक प्रिवेंट कैसे करेंगे हम अपने डेटाबेस में। तो अब हम बात करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में कि डेडलॉक हम कोई भी डेटाबेस में कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला तरीका होता है वेट डाई। ये जो दोनों मेथड मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेट डाई से। तो देखो, वेट डाई क्या होता है, नाम से वैसे क्लियर है पर फिर भी एक बार समझते हैं। वेट डाई क्या होगा कि अगर TI रिक्वेस्ट टू इशू अ लॉक हेल्ड बाय TJ, ठीक है, TJ के पास एक लॉक है और TI उसको रिक्वेस्ट करना चाहता है, तो
इफ़ टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज़ लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी जे देन इट विल वेट। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई एंड टाइम स्टैम्प ऑफ टी जे। ठीक है, टाइम स्टैम्प ऑफ टी जे इज़ बड़ा, मतलब ये है, तो टी जे जो है ये यंगर है ना, और ये ओल्डर है। ठीक है, तो अगर कोई ओल्डर किसी यंगर ट्रांजैक्शन से, अगर कोई ओल्डर ट्रांजैक्शन किसी यंगर ट्रांजैक्शन से लॉक मांगना चाहेगा तो वो वेट करेगा। ठीक है, ओल्डर अगर कोई है तो वो वेट करेगा। अगर वो यंगर है, अगर इसका उल्टा होता, अगर ये यंगर ट्रांजैक्शन होता और यंगर ट्रांजैक्शन उससे कुछ एक लॉक मांगना चाहता है तो वो एबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका मतलब समझो, यहाँ पे देखो। ठीक है, वेट और डाई। ठीक है, अगर मेरा लॉक जो है वो T2 के पास है और T2 यंगर है। ठीक है, देखो आपने जो लॉकिंग प्रोटोकॉल्स पढ़े थे उसी में डेडलॉक आता है, तो मैं उसी के डेडलॉक प्रिवेंशन की बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ लॉक्स के बारे में बात हो रही है। पर लॉक का जो भी हमारा डेडलॉक आता है उसको हम हटा सकते हैं यूजिंग टाइम स्टैम्प, है ना। तो यहाँ पे वो दोनों का मिक्सचर कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो T2 अगर यंगर है और अगर उसके पास लॉक है तो, और एक ओल्डर कोई भी ट्रांजैक्शन आया और उसको फिर से वो लॉक चाहिए, तो क्या करेगा, ओल्डर वाला वेट करेगा। T1 इज ओल्डर, ओल्डर विल वेट। ठीक है, ओल्डर के नीचे मैंने वेट लिखा है, इसका मतलब ओल्डर वेट करेगा। पर यही चीज़ अगर उल्टी हुई, ठीक है, मान लो किसी ओल्डर ट्रांजैक्शन के पास लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसके पास लॉक है और कोई यंगर आके इसके पास से लॉक लेने का ट्राई करेगा तो वो डाई, सीधा वो उसको हम ख़त्म कर देंगे, सीधा एबॉर्ट करेंगे और एक नए टाइम स्टैम्प के साथ वो स्टार्ट होगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई भी एक यंगर इंसान के पास कुछ एक सामान है तो जो कोई बड़ा आता है तो वो उसका वेट करता है कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा फिर मैं यूज़ करूँगा। पर इसका उल्टा है, अगर कोई ओल्डर के पास ऑलरेडी कुछ सामान है और कोई यंगर उसको लेने आता है तो वो सीधा किल हो जाएगा, वो सीधा डाई हो जाएगा। तो इसका नाम है वेट डाई। वेट मतलब जो ओल्डर वाला है वो वेट करेगा और यंगर वाला है वो डाई हो जाएगा सीधा सीधा से। ठीक है, और ये नॉन प्रीएम्प्टिव है क्योंकि ये वेटिंग की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये नॉन प्रीएम्प्टिव है ना। वैसे अब यहाँ पे आएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका नाम है वूंड वेट। ठीक है, सेकंड है ये वूंड वेट। तो वूंड वेट में क्या होता है, यहाँ पे भी दो टाइम स्टैम्प चेक होंगे, है ना। अगर टीजे का टाइम स्टैम्प बड़ा है, सेम यही चीज़, टीजे का टाइम स्टैम्प बड़ा है, ये यंगर है, ठीक है, यंगर ट्रांजैक्शन है, और टीआई जो है उसका कम है तो वो ओल्डर ट्रांजैक्शन है। तो उस केस में क्या होगा, एबॉर्ट टीजे एंड स्टार्ट विथ अनदर, इस केस में एबॉर्ट होगा, है ना, और ये वेट करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है समझाती हूँ मैं एक बार। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका कोई यंगर ट्रांजैक्शन है, ठीक है, और अगर उसके पास वो रखा हुआ है, आपका लॉक है, तो ये उसके पास से लॉक छीन लेगा। यहाँ पे छीनने की, वूंड की बात आ रही है, वूंड मतलब छीन लेना। यहाँ पे जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है T1, वो यंगर ट्रांजैक्शन के पास से लॉक को छीन लेगा। कैसे छीनेगा, जो टीजे है उसको अबॉर्ट करेगा। देखो यहाँ पे ये वेट कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे ये टीआई अबॉर्ट हो रहा था, जो ओल्डर वाला है वो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टीजे से छीन लेगा लॉक को, तो इसलिए इसका नाम है वूंड वेट, है ना। ये जो भी यंगर वाला है उसको अबॉर्ट करके उससे जो भी आपका लॉक है वो छीन लेगा। पर अगर ऐसा उल्टा है तो टीआई वेट करेगा। देखो इसका मतलब अगर ओल्डर वाला है तो वो यंगर वाले को वूंड करेगा, वूंड मतलब अबॉर्ट करना, वूंड करके उसे छीन लेगा लॉक को। ठीक है, पर अगर इसका उल्टा केस है कि एक ओल्डर के पास लॉक रखा हुआ है तो यंगर वाला सिंपली वेट करेगा। ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, वो सिंपली वेट करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है कि वूंड कौन करेगा, ओल्डर वाला। ठीक है, और ओल्डर वाला कब वूंड करेगा, जब यंगर वाले के पास लॉक होगा और उसको लॉक चाहिए होगा, तो यंगर वाले को वूंड करके उससे लॉक छीन लेगा। और वहीं पे ये उल्टी चीज़ है, अगर यंगर वाला वेट मतलब लॉक अगर ओल्डर वाले के पास है तो यंगर वाला वेट करेगा उस लॉक के फ्री होने तक, चुपचाप बैठा रहेगा वो कि ठीक है आप अपना काम कर लो, उसके बाद मुझे लॉक दे देना। ठीक है,
तो बेसिकली ये आप बोल सकते हो एक बुली टाइप की चीज़ है। बुली लोग जैसे करते हैं ना कि अगर कोई छोटा बच्चा कुछ कर रहा है तो उसे छीन लेते हैं, उसको हर्ट करके उसे छीन लेना, तो वो यहाँ पे होता है। और यहीं पे अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो वेट करता है कि ठीक है आपका काम हो जाए फिर मुझे दे देना। तो सिंपली ये वही चीज़ है, ठीक है। वुंड वेट इसलिए इसका नाम है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि वुंड मतलब T1 जो है वो अपने यंगर को वुंड करके उससे लॉक छीनेगा, पर अगर T2 है तो वो T2 वेट करेगा, T2 यंगर है हमारा। तो सिर्फ इससे आप इन दोनों को याद रख सकते हो। ये टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल से एक प्रीएम्प्टिव है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है ना। क्यों नॉन प्रीएम्प्टिव है? क्योंकि देखो ये ट्रांजैक्शन अभी रन हो रहा था, उसके बाद भी मैं इसको आधे रास्ते में अबॉर्ट कर रही हूँ, तो दैट इज़ प्रीएम्प्टिव, है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा था, या तो वो वेट कर रहा था या तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, ठीक है। ये जो अबॉर्ट हो रहा है ना, ये इन बिटवीन नहीं हो रहा है, ये नए मतलब ये स्टार्ट ही नहीं हो पाया ना, क्योंकि टीआई तो रिक्वेस्ट कर रहा था टीजे से लॉक, मतलब टीआई कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया। और या तो टीआई वेट करेगा या तो सीधा सीधा अबॉर्ट हो जाएगा। तो ये इन बिटवीन, यहाँ पे मैं इन बिटवीन कुछ भी प्रीएम्पशन नहीं कर रही हूँ, इसलिए नॉन प्रीएम्प्टिव है। वेयरएज इसमें देखो, इसमें ये ऑलरेडी रन हो रहा था टीजे और टीआई उसे छीनने गया तो टीआई को उसने प्रीएम्प्ट कर दिया और वो खुद रन होने लग गया। सो दिस इज प्रीएम्पशन, दिस इज नॉन प्रीएम्पशन। अब इसके बाद दो और होते हैं इसके अलावा डेडलॉक के, छोटे छोटे से, वो भी देख लेते हैं हम बात करते हैं बाकी दो टाइप के डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स की। पहले जो हम पढ़ रहे थे उन दोनों में टाइम स्टैम्प यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ के दोनों में हम टाइम स्टैम्प यूज़ नहीं करेंगे। तो देखते हैं कैसे प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहला टेक्निक है नो वेटिंग। तो नो वेटिंग नाम से बहुत क्लियर है, अगर एक ट्रांजैक्शन कोई एक लॉक एक्वायर नहीं करवा रहा है तो वो सीधा सीधा अबॉर्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर एक ट्रांजैक्शन है, उसको सारे, जैसे उसको एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए ए पे और उसको शेयर्ड लॉक चाहिए बी पे, इसमें से अगर कोई भी एक भी लॉक को अगर वो नहीं एक्वायर कर पा रहा है तो वो सीधा सीधा अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोबारा कभी और ट्राई करेगा, है ना। और उसके बाद ये हो गया आपका नो वेटिंग। देन कॉशियस वेटिंग। कॉशियस वेटिंग में क्या होता है, इफ़ टीआई वांट्स अ लॉक फ्रॉम टीजे, तो देखो टीआई को एक लॉक चाहिए जो कि अभी है टीजे के पास, ठीक है। तो इसमें वो कॉशियसली वेट करेगा। कॉशियसली वेट करने का मतलब है वो चेक करेगा कि क्या टीआई भी किसी और का वेट कर रहा है। लेट्स से TX है, ठीक है। अब ये इसका वेट कर रहा है, तो इस तरीके से हम एक साइकिल में फंस सकते हैं, है ना। तो क्या करेगा टीआई चेक करेगा, इट मतलब यहाँ पे टीआई है, ठीक है। टीआई विल चेक इफ़ टीजे इज़ ऑल्सो वेटिंग। अगर वो भी एक वेटिंग स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो टीआई अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में टीआई अबॉर्ट हो जाएगा। अगर नहीं है, टीजे किसी का वेट नहीं कर रहा है, टीजे के पास सारे अपने लॉक्स हैं और टीजे अपना एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और टीजे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस केस में टीआई वेट करेगा। सिंपल सा है ये कि अगर टीआई को एक लॉक चाहिए टीजे से, अगर टीजे खुद वेटिंग स्टेट में है तो टीआई को अबॉर्ट कर दो। अगर नहीं है टीजे वेटिंग स्टेट में, टीजे अपना एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप टीआई को बोलो कि हाँ अब तू वेट कर सकता है, क्योंकि टीजे वेटिंग स्टेट में नहीं है। ऐसे में ये होगा कि टीआई और टीजे कभी भी साथ में वेटिंग स्टेट में नहीं जाएंगे, तो हमारी डेडलॉक वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस तरीके से हम डेडलॉक प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे रिकवरी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको, T1 होल्ड्स अ लॉक ऑन रिसोर्स R एंड T2 हैज़ रिक्वेस्टेड अ कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक ऑन द सेम रिसोर्स, ठीक है। एक हमारे पास रिसोर्स है R, उसका लॉक अभी एक्वायर्ड है किसके पास, T1, और T2 को ये लॉक चाहिए, राइट। T2 ऑल्सो वॉन्ट्स दैट लॉक, ठीक है। तो उसने एक एल्गोरिदम अप्लाई किया है। वैसे ये 2017 का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी बहुत और भी डिटेल्स दी हुई थी, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट डिटेल्स लिखी हैं। तो मुझे जो रेलेवेंट लगी, इसमें ये सब भी दिया हुआ था कि हर एक टाइम स्टैम्प यूनिक है और ये सब चीज़ें वो हमको ऑलरेडी पता है कि यूनिक होगा ही, है ना। तो फॉलोइंग एल्गोरिदम इज अप्लाइड अज्यूमिंग दैट किल्ड ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड विद द सेम टाइम स्टैम्प। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, काम आएगा अभी। पहले देखते हैं हम एल्गोरिदम क्या अप्लाई हुआ है। इफ़ टाइम स्टैम्प ऑफ T2 इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ T1, देन T1 इज किल्ड एल्स T2 वेट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अगर T1 का टाइम स्टैम्प T2 से बड़ा है, इसका मतलब T1 जो है वो यंगर है, ठीक है। तो उस केस में T1 किल हो रहा है। तो देखो अगर T1 यंगर है तो यंगर वाले के पास ऑलरेडी रिसोर्स है और एक ओल्डर वाले को रिसोर्स चाहिए, तो उस केस में क्या हो रहा है, यंगर वाला किल हो जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारा T2 यंगर है ना,
एल्स पार्ट में कब जाओगे, जब T2 यंगर होगा, है ना। तो अगर T2 यंगर है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक ओल्डर ट्रांजैक्शन से रिसोर्स, तो वो वेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको याद होगा, मैंने अभी पढ़ाया जो एक हमने टेक्निक पढ़ी जिसका नाम था वुंड वेट। तो वुंड वेट में क्या होता था, अगर किसी ओल्डर वाले के पास कुछ लॉक है और एक यंगर वाले को चाहिए, तो यंगर वाला चुपचाप बैठ के वेट करता था, जो कि देखो यहाँ पे हो रहा है। T2 यंगर है तो वो T2 वेट कर रहा है, T2 को चाहिए T1 से रिसोर्स, ठीक है। पर इसका जब उल्टा हुआ कि कोई यंगर वाले के पास रिसोर्स है और एक ओल्डर वाले को वो चाहिए, तो वो यंगर वाले को मार दे रहा था। देखो वही हो रहा है कि यहाँ पे T1 के पास रिसोर्स है, दैट इज यंगर वाले के पास ऑलरेडी कुछ रिसोर्स रखी हुई है और एक ओल्डर ट्रांजैक्शन आ रहा है उससे रिसोर्स लेने। तो उस केस में वो T1 यंगर है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे T1 इज यंगर ना, फर्स्ट केस में ये इफ का है। तो इस केस में यंगर वाला किल हो जा रहा है। तो आपको याद है ये वुंड वेट की कंडीशन थी। वुंड वेट में क्या हो रहा था, जो भी यंगर था, वुंड वेट में जो ओल्डर था वो यंगर वाले को वुंड करके उसे छीन ले रहा था, और अगर यंगर वाला है तो वो वेट कर रहा था ओल्डर वाले के फिनिश होने तक, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाई है हमने। तो ये तो डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक थी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंट होगा। अब दूसरा आते हैं स्टार्वेशन फ्री। हमको पूछ रहा है कि स्टार्वेशन फ्री होगा या नहीं होगा। तो देखो मैंने ये बोला था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब इस पर ध्यान देते हैं। इसमें बोल रहा है अज्यूमिंग दैट किल्ड ट्रांजैक्शन स्टार्ट विद द सेम टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मान लो कि मेरा यंगर वाला किल हो गया, ठीक है। अब यंगर वाला मेरा किल हो गया, तो मान लो मेरा जो T2 था उसका ट्रांजैक्शन था 10, उसका टाइम स्टैम्प था 10 और T1 था 20। T1 वॉज यंगर, तो यंगर वाला किल कर दिया हमने, ठीक है। तो T1 अपना एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये किल होने के बाद भी सेम टाइम स्टैम्प से स्टार्ट होगा, अज्यूमिंग दैट द किल ट्रांजैक्शन स्टार्टेड विद द सेम टाइम स्टैम्प। तो ये जो T1 है जब वापस सिस्टम में जाएगा तो फिर से इसका टाइम स्टैम्प 20 ही होगा। तो एक ना एक पॉइंट पे ऐसा होगा ही आपका कि ये वाला ट्रांजैक्शन किसी एक नए ट्रांजैक्शन से, लेट्स से TX, उससे ओल्डर है। इसको कभी ना कभी मतलब ये कभी ना कभी सीनियर तो बनेगा ही। क्यों बनेगा, क्योंकि इट इज स्टार्टिंग विद द सेम टाइम स्टैम्प, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं दी होती तो ऐसा होता कि T2 हर बार हमेशा किसी ना किसी से पीछे रह जाता, है ना। हमेशा कोई ना कोई इसको ओल्डर ट्रांजैक्शन मिल जाता जिसके कारण ये किल हो जाता बार बार। तो उस केस में जो भी यंगर वाला है वो स्टार हो जाता हमारा, ठीक है। पर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि द किल ट्रांजैक्शन स्टार्टेड विद द सेम टाइम स्टैम्प, तो ये 20 से ही स्टार्ट होगा। तो कभी ना कभी 10 के बाद 20 को तो चांस मिलेगा ही ना। इसके बीच में तो वैलिड कुछ सेट ऑफ ही नंबर्स है ना टाइम स्टैम्प। जैसे अगर हम इंटीजर टाइम स्टैम्प बस देते हैं तो सिर्फ 9 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि हमारे T2 से ओल्डर होंगे, बट उस 9 के बाद तो T2 को प्रेफरेंस मिलेगी ही ना। तो यहाँ पे कभी भी T2, ये जो यंगर वाला था, ये कभी भी स्टार नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इट इज़ डेडलॉक फ्री एज वेल एज स्टार्वेशन फ्री। नन में एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन हमारा था कि नाइदर स्टार्वेशन फ्री नॉर डेडलॉक फ्री, तो मैंने नन लिख दिया है इधर। एक्चुअली ये नीदर वाला ऑप्शन है, ठीक है, नीदर नॉर वाला ऑप्शन है ये। तो इसमें इसका आंसर आएगा डेडलॉक फ्री एंड स्टार्वेशन फ्री। तो ये डेडलॉक के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको मेथड पता होना चाहिए कि वुंड वेट कब होता है, क्या होता है। नहीं तो आपको क्वेश्चन में एल्गोरिदम दिया रहेगा, आपको उससे भी समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट से पढ़ना, क्योंकि हर एक लाइन का अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे आखिरी टॉपिक आता है हमारा रिकवरी। तो अब हम बात करेंगे रिकवरी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक रिकवरी के बारे में। तो रिकवरी क्या होता है, आपका जो भी सिस्टम है, आपने पढ़ा था सब जो 4 एसिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेटाबेस की, इसमें सबसे फोर्थ पॉइंट था डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो उसमें क्या था, रिकवरी सब सिस्टम का पार्ट था वो। तो ड्यूरेबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि आपका सिस्टम कभी भी क्रैश, पावर फेलियर हो सकता है। हम मान लो कोई डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, हमने कुछ ट्रांजैक्शन किया और हमने फाइनली इसको कमिट कर दिया, पर हमारा पावर फेलियर हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है हमारा कुछ डेटा लॉस हो जाए या कुछ हो जाए। तो वो सारे केसेस के लिए हमारा एक रिकवरी सब सिस्टम होता है जो भी डेटा हमारा लॉस ना हो उस चीज़ को और डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट होने से बचाता है। तो जो रिकवरी है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉग बेस्ड रिकवरी के बारे में। तो लॉग बेस्ड रिकवरी क्या होता है, लॉग बेस्ड रिकवरी का सिंपल सा मतलब है कि लॉग का कुछ यूज़ होगा। तो लॉग क्या होता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले सिस्टम लॉग। सो व्हाट इज सिस्टम लॉग, इट कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, जितने भी आपके
डेटाबेस में जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसका वो ट्रैक रखेगा। एग्जांपल देख लो आप, जैसे इसने ये एक लॉग है, ठीक है, लॉग ने ट्रांजैक्शन का कैसे रिकॉर्ड रखा है कि स्टार्ट ऑफ TI, ठीक है, फिर रीड TI ऑफ X, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और बेसिकली ये सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तो रखता है, पर अगर आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो डेटाबेस में कुछ अपडेशन कर रहा है तो वो उसका पूरा रिकॉर्ड रखेगा। अब जैसे रीड है तो रीड को आपको रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक रीड आप कभी भी कर सकते हो डेटाबेस में। मेन दिक्कत आती है राइट के साथ। आपने मान लो राइट में 100 आपने राइट की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी 50 थी, तो ये इससे डेटाबेस चेंज हो रहा है। तो बेसिकली लॉग उस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखेगा जो डेटाबेस को चेंज कर रही है। तो यहाँ पे ये 100 भी रखेगा, 50 भी रखेगा। देखो ये ऐसे फॉर्म में राइट को स्टोर करता है। ट्रांजैक्शन TI जिसने भी जो ट्रांजैक्शन राइट ऑपरेशन कर रहा है ये उसका नाम है X, जिस डेटाबेस पे वो राइट ऑपरेशन कर रहा है उसका नाम है ओल्ड वैल्यू ऑफ X एंड न्यू वैल्यू ऑफ X, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू थी 50, न्यू वैल्यू थी 100, ठीक है। X था और जो भी ट्रांजैक्शन था वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी लॉग में स्टोर्ड होगी, फिर आप कमिट करोगे तो इससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा लॉग में स्टोर होता है। देखो क्या होता है इसमें, ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा लॉग में स्टोर होता है। फिर जैसे ही कमिट ऑफ T ये वाला ऑपरेशन होगा ना, तो लॉग पूरा आपका ये जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको उठा के डिस्क में डाल देगा और फिर वो डेटाबेस में चेंज होंगे हमारे। तो ऐसे आप लॉग से ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू सबका ध्यान रखते हो, तो ताकि कल को अगर सिस्टम अपना लॉस भी हो गया तो हम वापस ओल्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू जहाँ भी जाना है हम जा सकते हैं, ठीक है। और इससे ये भी ध्यान रहता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन ये सब चेंजेस कर रहा था। मान लो कि मैं एक ट्रांजैक्शन कर रही थी T2 और उसी समय सिस्टम क्रैश हुआ, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा ना कि आपको T2 की ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू को रिकवर करना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सब लॉग के अंदर स्टोर होता है। अब हम एक और टर्म के बारे में पढ़ेंगे, चेक पॉइंट, ठीक है। तो चेक पॉइंट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंट्री इन लॉग, ठीक है। इट इज़ एंटर्ड इनटू द लॉग एट अ पॉइंट वेयर सिस्टम राइट्स आउट टू द डेटाबेस फ्रॉम द डिस्क, ठीक है। ये एंट्री लॉग में होती है, ना कि डेटाबेस और ना कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें, ये सिर्फ और सिर्फ लॉग में होती है। और ये एंट्री हम कब करते हैं, इट इज़ एंटर्ड into the log at a point where system writes out to the database from the disk, ठीक है। तो जब हमारा यहाँ पे हमने देखा कि डेटाबेस जो था वो डिस्क में राइट कर रहा था, तो डेटाबेस जब डिस्क में राइट करेगा तो उस टाइम की जो एंट्री होगी वहाँ पे हम चेक पॉइंट करके ऐसे डालेंगे, ठीक है। ये लॉग है हमारा, ये हमारा लॉग है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ एंटर्ड इनटू द लॉग एट अ पॉइंट वेयर सिस्टम राइट्स आउट टू द डेटाबेस फ्रॉम द डिस्क। हमने यहाँ पे देखा कि जो रिकॉर्ड है वो पहले डिस्क में लॉग को हम राइट करते हैं और उसके बाद डेटाबेस में चेंज होता है। तो जब डेटाबेस चेंज होता है फ्रॉम द डिस्क, हम लॉग में एक चेक पॉइंट करके डाल देते हैं। चेक पॉइंट बेसिकली आपको बताता है कि इसके पहले तक का डेटा मैं डेटाबेस में डाल चुका हूँ। तो ये एक तरीका होता है पता करने का कि हम कहाँ तक का डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में चेंज कर चुके हैं, और ये लॉग में होती है एंट्री। ये हमारा लॉग है, तो ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ लॉग में होती है और कहीं नहीं होती है। अब इसके बाद हम दो टाइप का जो रिकवरी बेस्ड लॉग बेस्ड रिकवरी के अंदर भी दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब आते हैं तो दो टाइप ऑफ लॉग बेस्ड रिकवरी था उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला होता है डिफर्ड अपडेट और दूसरा होता है इमीडिएट अपडेट। तो आपको इसके नाम से ही वैसे क्लियर हो जाएगा कि ये लोग करते क्या हैं। तो डिफर्ड अपडेट में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं उन सारे का रिकॉर्ड हम रखते हैं लॉग में, बट डिलेज द एग्जीक्यूशन टिल कमिट। एग्जीक्यूशन का मतलब है डेटाबेस में स्टोर करने, वो मतलब डिफर्ड अपडेट का ये मतलब है कि जब तक कमिट आप ऑपरेशन नहीं दोगे तब तक वो डेटाबेस में चेंजेस नहीं करेगा। वो कहाँ करेगा चेंजेस, सारे लॉग में, पर वो डेटाबेस में जो भी चेंजेस होंगे उसको डिफर कर देगा, लाइक थोड़े टाइम के लिए रोक देगा। और कब तक रोकेगा, जब तक आप कमिट का उसको कमांड ना दे दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिकवरी कैसे होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो रिकवरी आपको कब करनी पड़ेगी। देखो आपके पास ट्रांजैक्शन था, ठीक है, उसने लॉग में एंट्री करी और उसने डेटाबेस में एंट्री करी। तो अगर ये पूरा हो गया, लाइक ट्रांजैक्शन लॉग में भी राइट कर लिया, डेटाबेस में भी राइट कर लिया, तो हमारा दोनों में डेटा कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में आपको रिकवरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका सिस्टम शटडाउन भी हो गया तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा लॉग भी ठीक था, डेटाबेस भी ठीक था। अगर लॉग में रिकवरी हो गई और डेटाबेस में नहीं हुई, ठीक है, इस रास्ते में वो रुक गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको रिकवरी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही अगर आपका जो भी
हमारा ट्रांजैक्शन है वो लॉग में ही अपडेशन कुछ नहीं कर पाया, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, इस ट्रांजैक्शन को आप दोबारा रन करा सकते हो, तो उसमें फिर लॉग में चेंज करके डेटाबेस में चेंज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका एम ये होना चाहिए कि आपका जो लॉग है और जो डेटाबेस है इन दोनों का डेटा हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिकवरी कैसे काम करेगी आप देखो। अगर आप कमिट चेक करोगे, ठीक है, ये लॉग का एक वो है, लॉग का एक ऑपरेशन है। लॉग के अंदर अगर आपने ऐसा दिखा आपको कमिट ऑफ टीओ मेरे को मिला, ठीक है, अगर ये मिला आपको मिला, इसका ये मतलब है कि लॉग में हमने कमिट कर दिया है। ठीक है, और अगर हमने लॉग में कमिट कर दिया है और हमको रिकवरी की ज़रूरत पड़ रही है, इसका क्या मतलब है कि डेटाबेस में कमिट नहीं हुए हैं हमारे चेंजेस, तो हम रीडू करेंगे, हम सारे चेंजेस डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कराएंगे। ठीक है, और वहीं अगर मुझे कमिट लॉग में ही नहीं मिला तो मैं सिंपली इग्नोर कर दूंगी, तो वो ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर फाउंड हुआ तो कौन सा केस हुआ मेरा, लॉग से मैं डेटाबेस नहीं पहुँच पाई थी, वो वाला केस हुआ। पर अगर नहीं मिला तो मेरा ट्रांजैक्शन लॉग तक ही नहीं पहुँच पाया था, और लॉग तक नहीं पहुँच पाया था तो हम इसको फिर रीरन करा सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर मुझे कमिट की एंट्री लॉग में मिली, प्रेजेंट इन लॉग, अगर ये एंट्री मुझे प्रेजेंट मिली लॉग में फाउंड, तो हम रीडू करेंगे सारे ऑपरेशंस। रीडू का मतलब हम डेटाबेस में राइट करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो हम सिंपली इग्नोर करेंगे। अब आते हैं सेकेंड टाइप का, दैट इज इमीडिएट अपडेट। तो इमीडिएट अपडेट नाम से आपको समझ में आ रहा है, इमीडिएट अपडेट क्या करेगा, तुरंत जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो तुरंत के तुरंत आपके डेटाबेस में अपडेशंस करते जाएगा, और जो भी प्रीवियस वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ पे स्टोर होंगी, लॉग में स्टोर होंगी। ठीक है, तो इसका रिकवरी देखते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो डायरेक्टली डेटाबेस में डाल रहा है और प्रीवियस वैल्यू आपके लॉग में स्टोर्ड है ना, तो यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, ट्रांजैक्शन आपका डायरेक्टली लॉग से वो कर रहा है। तो अगर मुझे कमिट की एंट्री यहाँ पे मिल गई लॉग में, मैं हमेशा लॉग चेक करूँगी रिकवरी के टाइम, क्योंकि ये लॉग बेस्ड रिकवरी पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो अगर मुझे ये एंट्री लॉग में मिल गई फाउंड, तो मैं रीडू करूँगी। रीडू का मतलब, और मैं रीडू किस ऑर्डर में करूँगी, इन ऑर्डर दे वर रिटर्न इन लॉग। लॉग में आपको जो जो ऑपरेशंस जिस ऑर्डर में मिले, जैसे मान लीजिए मुझे राइट ऑफ ए मिला लॉग में, ठीक है, और इसके बाद राइट ऑफ बी मिला, फिर कुछ और ट्रांजैक्शन ने राइट ऑफ ए किया, राइट ऑफ बी किया, तो ये जिस ट्रांजैक्शन में ये जिस ऑर्डर में हुए हैं ना, ये सारे राइट ऑपरेशन मैं उसी ऑर्डर में रीडू करूँगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा मेरा, इससे ये होगा मेरा कि जो भी मेरे लॉग में प्रेजेंट था वो मेरा आपके डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली, ठीक है, कमिट टीओ अगर मुझे लॉग में नहीं मिला, तो क्या हुआ मेरा, ये टी जो था ये कभी लॉग में राइट नहीं कर पाया वैल्यूज़, पर टी जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस से, यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली डेटाबेस को अपडेट कर देता है टी ना, तो ये वाली चीज़ मेरी सक्सेसफुल हुई, पर मेरी ये वाली चीज़ नहीं हो पाई। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको अंडू करने पड़ेंगे, ऑपरेशंस अंडू करने पड़ेंगे। तो अंडू में, और अंडू किस ऑर्डर में करोगे आप, इन रिवर्स ऑर्डर दे वर रिटर्न इन द लॉग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने सबसे पहले पढ़ा था फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में, उसके बाद एसक्यूएल, और सबसे आखिरी में ट्रांजैक्शन, और बीच में एक और टॉपिक था फाइल इंडेक्सिंग का। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अगर बार बार देखोगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी काफ़ी ईजी टॉपिक है, एसक्यूएल आपको प्रैक्टिस लगेगा थोड़ा, और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी थ्योरी बेस्ड है, मैं समझ रही हूँ, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स याद करने होते हैं, पर जैसा मैंने कहा अगर आप इसका नाम ध्यान से देखोगे तो आपको नाम से चीज़ें समझ आने लगेंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक छोड़ के मत जाना। एक दो बार आप टू फेस लॉकिंग पढ़ोगे तो टू फेस लॉकिंग भी कैसे क्या वर्क करती आ जाएगा आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी पड़ेंगी बस थोड़ी, कि इसमें क्या होता है, क्योंकि वैसे आप डिराइव भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज़, बट वहाँ पे एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता शायद कि आप एक एक चीज़ डिराइव करके देखो, तो कुछ चीज़ें आपको बार बार आप रिविजन करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगी। तो इसी के साथ ये सब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।